हेलो एवरीवन। जैसे कि हम देख रहे हैं ये बुक हमारा ट्रूजिलो थर्मन का है और ये मेनली है CSIR नेट बेस्ड बुक है जिसमें हमारा ओशिनोग्राफी चैप्टर बहुत ही आते हैं। ओशिनोग्राफी और क्लाइमेटोलॉजी अगर हम मिला दें तो ऑलमोस्ट 45% 40 to 45% ऐसे मतलब मेनली ये आता है, ये बेसिक ही है। तो ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है बुक। तो ये बुक में मैं आपको हर एक चीज़ पढ़ाऊँगा, बाकी आपको बस यहाँ पर ही बने रहना है। और जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इससे रिलेटेड होगा और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जितने भी सारे होंगे मैं आपके साथ सारा शेयर करूँगा। हर एक बुक का मतलब बुक में जितना भी इम्पोर्टेंट चीज़ है हर एक पेज का मैं आपको सब कुछ बताऊँगा। और मेरा ये एम है, मेरा ये पर्सनली एम है कि मैं इस बुक को टारगेट है मेरा कि मैं इस बुक को आपका 30 डेज़ के अंदर कंप्लीट कर दूँगा। ठीक है, अगर आपको मेरे साथ बने रहना है या मेरा कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है अगर सब कुछ, तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आप मैं एक तो और एक बात रिकमेंड ये करना चाहता हूँ कि बुक को जब भी पढ़ें तो मेनली अपने पास एक तो बुक साथ में रखे रहें। ऑनलाइन अगर मिलता है अमेज़न या फ्लिपकार्ट में, आप दोनों में टैली कर लें वहाँ पर आपको बुक अच्छा मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, तो वहाँ से आप एक बुक ही ऑर्डर कर लें ओशिनोग्राफी ट्रूजिलो थर्मन का। वहाँ पर आप सर्च में जाके मारिएगा ओशिनोग्राफी ट्रूजिलो थर्मन, वो ऑब्वियसली वहाँ पर आ जाएगा। 900 से 1000 रुपये आसपास से मिल जाता है, तो बहुत ही अच्छा बुक है, आपको ख़रीदना भी चाहिए और साथ में पढ़ना बुक से पढ़ने से ज़्यादा बेटर रहता है। आप वहाँ पर मार्क करके अपना रखिएगा। उसमें सबसे अच्छा है उसका प्रिंटिंग क्वालिटी भी बहुत अच्छा रहता है, पेपर भी, और कलरफुल पेजेस रहते हैं तो पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करता हूँ कि आप उसे बुक को ख़रीदें और वहाँ से पढ़ाई करें। तो हमारा ये टारगेट है, आपको पता है कि हम 30 दिन में बुक को कैसे कंप्लीट करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ भी ये कर लें। बहुत जितना मैं सब कुछ जानता हूँ आपको हर एक चीज़ बताऊँगा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छे से हम लोग से कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर। हाँ, तो इंट्रोडक्शन टू प्लानट अर्थ हमारा चैप्टर वन हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू प्लानट अर्थ, इसमें हमारा क्या है, सबसे मेनली इम्पोर्टेंट है कि हमारे अर्थ में कितना परसेंट ओशन है, जो कि है 17.8%। बाकी फिर यहाँ पर ही हम अगर नीचे आते हैं तो यहाँ पर ही मेनली हमें दो चीज़ देखने मिलेगा। हाउ अर्थ ओशंस यूनिक, हमारा अर्थ ओशन सबसे हर जो प्लानट है जितने उससे यूनिक कैसे है, क्योंकि इसमें जो हमारा उसकी सरफेस पे हमें लिक्विड वाटर का प्रेजेंस मिलता है अर्थ के में। और बहुत सारे सोलर सिस्टम ऐसे हैं जहाँ पर हमें कुछ मिलता नहीं है, ऐसे दिखता नहीं है। लेकिन अभी नया जो सब ये मिशन सब चल रहे हैं, सैटेलाइट मिशन, तो इससे पता चलता है कि बहुत सारी ऐसी पॉसिबिलिटी हैं जिसमें जहाँ हमें पानी मिल रहा है। और जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, द स्पाइडर नेटवर्क ऑफ फ्लूइड फील्ड क्रैक्स ऑन जुपिटर्स मून यूरोपा। तो हमें यहाँ पता चला कि जुपिटर का कौन सा मून, जुपिटर का मून का नाम है यूरोपा। वहाँ पर ही एक स्पाइडरी नेटवर्क ऑफ फ्लूइड फील्ड क्रैक्स प्रेजेंट है, जहाँ पर ही हमें उसके आइसी सरफेस के नीचे हमें लिक्विड वाटर का प्रेजेंस मिलता है। और फिर हम यहाँ पर ये देखते हैं कि टू अदर मून्स ऑफ जुपिटर, जुपिटर के दो और भी मून है जिसका नाम गैनीमीड और कैलिस्टो है। बाकी यहाँ पर और फिर हम देखते हैं और भी आज यहाँ पर देखा जाता है कि मैं ऑल्सो हैव लिक्विड ओशन ऑफ वाटर बीनीथ देयर कोल्ड आइसी क्रस्ट, उसके आइसी क्रस्ट के नीचे हमें वहाँ पर भी लिक्विड ओशंस ऑफ वाटर मतलब मिलते हैं, चांसेस है। येट अनदर पॉसिबिलिटी फॉर ए नियर बाय वर्ल्ड विथ एन ओशन बीनीथ इज एट इट्स आइसी सरफेस इज सैटर्न्स टाइनी मून, सैटर्न का टाइनी मून जो एनसेलाडस, वहाँ पर भी ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर भी हमारा उसके आइसी सरफेस के नीचे हमारा ओशन प्रेजेंट है, विच डिस्प्ले गीजर्स ऑफ वाटर वेपर एंड आइस that have recently been analyzed and remarkably contain salt। हाँ, तो इससे हमें क्या पता चला कि सैटर्न का जो टाइनी मून है एनसेलाडस, तो वहाँ पर ही हमारा वाटर वेपर और आइस का गीज़र मिलता है, जो कि मतलब रिमार्केबली उसे क्या पता चलता है कि वहाँ पर ही सॉल्ट प्रेजेंट है। तो और रिसेंट एनालिसिस ऑफ द ग्रेविटी फील्ड ऑफ एनसेलाडस, एनसेलाडस का अगर हम रिसेंट एनालिसिस करते हैं उसके ग्रेविटी फील्ड का, तो इससे ये पता चलता है कि उसके आइसी सरफेस के नीचे लगभग हमारा 10 किलोमीटर डीप सॉल्ट वाटर ओशन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ही ऑल्सो कंटेन द गीजर्स आइसी स्प्रे अ टाइनी मिनरल ग्रेन्स, आइसी स्प्रे क्या है, ये एक टाइनी मिनरल ग्रेन है। और 2015 एनालिसिस में ये पता चला कि पार्टिकल्स इंडिकेटेड दैट द डस्ट साइज्ड ग्रेन्स लाइकली फॉर्म, ये डस्ट साइज ग्रेन फॉर्म कैसे होते हैं, जब हमारा हॉट मिनरल लेडन वाटर फ्रॉम द मून्स रॉकी इंटीरियर ट्रैवल अपवर्ड्स कमिंग इनटू कांटेक्ट विद कूल वाटर, हमारे ये कूल वाटर के साथ कांटेक्ट में हो जाते हैं क्या, व्हेन हॉट मिनरल लेडन वाटर, जब हमारा हॉट मिनरल लेडन वाटर
फ्रॉम द मून्स रॉकी इंटीरियर ट्रैवल्स अपवर्ड, वहाँ से ऊपर उठते हैं और जब हमारा कूलर वाटर के साथ मिल जाते हैं तो वहाँ पर हमारा डस्ट साइज ग्रेन फॉर्म होते हैं। तो ऐसे सारे जब एविडेंस हमें मिल रहे हैं तो इससे क्या पता चलता है कि सैटर्न जायंट्स मून टाइटन, सैटर्न का टाइनी मून क्या है, एनसेलाडस, और यहाँ पर ये सैटर्न का जायंट मून क्या है, टाइटन। ये भी क्वेश्चन में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसे रखिएगा कि सैटर्न का टाइनी मून क्या हो गया हमारा, एनसेलाडस, और क्या चीज़, हमारा जायंट मून क्या हो गया, टाइटन। ठीक है, ये हमारा जायंट मून हो गया, ये हमारा टाइनी मून हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या पता चलता है कि सजेस्टिंग डेट टाइटन सिर्फ ही एक ऐसा अदर बॉडी है इन द सोलर सिस्टम अर्थ को छोड़ के जहाँ पर हमारा स्टेबल लिक्विड उसके सरफेस में मिलता है। और हाँ, यहाँ पर इसे हम देख सकते हैं जुपिटर का मून जिसका नाम क्या है, यूरोपा। यूरोपा जो है यहाँ पर ही फ्लूइड फिल नेटवर्क्स, डार्क फ्लूइड फिल क्रैक्स प्रेजेंट हैं, दिख रहा है ये सब फ्लूइड फिल क्रैक्स, ये सब जो प्रेजेंट है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि प्रेजेंस ऑफ एन ओशन बीनीथ इज आइसी सरफेस, इसके आइसी सरफेस के नीचे हमारा ओशन प्रेजेंट है। तो ये हमारा हो गया। फिर अर्थ्स अमेजिंग ओशंस, यहाँ पर ही अभी हम आएंगे। तो इसमें द ओशंस, ओशंस को क्या बोला जाता है आपको पता है, द ओशंस आर ऑल्सो कॉल्ड द लंग्स ऑफ द प्लानट, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। द ओशंस आर ऑल्सो कॉल्ड द लंग्स ऑफ प्लानट टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस आउट ऑफ द एटमोसफियर, एटमोसफियर से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं एंड रिप्लेसिंग इट विथ ऑक्सीजन गैस, और ऑक्सीजन गैस से उससे हमारे रिप्लेस करते हैं। और फिर हमारे साइंटिस्ट लोगों ने ये पता किया है कि ओशन सप्लाई एज मच एज 70% ऑफ द ऑक्सीजन डेट ह्यूमन्स ब्रीथ, ह्यूमन जो ब्रीथ करता है हमारा उसका 70% जो ऑक्सीजन है वो हमारा कौन, ओशंस देता है। ठीक है, और बाकी फिर हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट इसके इस पेज में वैसा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, और फिर भी एक बार देख लेते हैं, वेट। हाँ, इसके बाद हमारा और कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी हाँ, ये जो टॉपिक है ना इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इसे हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। इसका एग्जाम डायग्राम देखते हैं, लेट्स। हाँ, तो यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है, द ओशंस कॉम्प्राइज द प्लानट्स लार्जेस्ट हैबिटेट एंड कंटेन 97.2% ऑफ ऑल द वाटर ऑन अ नियर अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के पास जितना भी है लगभग 97.2% वाटर हमारा अर्थ सरफेस पे प्रेजेंट है। और हाँ, तो यहाँ पर ही हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, ओशंस कितने सारे हैं हमारे, पैसिफिक ओशन, आर्टिक ओशन, एटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, ये साउदर्न ओशन। तो हमारा 4+1, द 4 प्रिंसिपल ओशन +1, ये क्यों बोला गया है, द 4 प्रिंसिपल ओशन में हमारा पैसिफिक ओशन, आर्टिक ओशन, एटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन आ जाएगा, और बाकी +1 में हमारा ये साउदर्न ओशन आ जाएगा। ऐसा क्यों बोलते हैं इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, फिलहाल हम पहले पढ़ते हैं पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन के बारे में बहुत सारी डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से। ये हमारा कहाँ मिलेगा, ये ऐसे दिख रहा है, एशिया और नॉर्थ अमेरिका के बीच में, यहाँ पर ही ये हमारा इक्वेटर इस टाइप के पास हो जाएगा यहाँ पर, और हमारा ये पैसिफिक ओशन ये हमारा पूरा प्रेजेंट है, यहाँ दिख रहा है, ये हमारा पूरा पैसिफिक ओशन प्रेजेंट है। तो हमारा पैसिफिक ओशन जो होता है ये सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट है, ये लार्जेस्ट ओशन है, और सबसे ज़्यादा डीपेस्ट ही बोला जाए तो सबसे ज़्यादा डीपेस्ट भी है। तो ये लार्जेस्ट है मतलब कितना, जितना हमारा ओशन, सपोज 100% ओशन प्रेजेंट है तो उसमें से 50%, लगभग 50.1% जितना है ये हमारा क्या हो जाते हैं, ये हमारा पैसिफिक ओशन ही है, 50.1%। ठीक है, 50.1% लगभग हमारा क्या है, पैसिफिक ओशन ही है। और इनका जो डेप्थ, डीप कितना होते हैं ये 3940 मीटर लगभग। ठीक है, तो ये बात हमारा याद रखिएगा। और अगर उसके बारे में और अच्छे से कुछ जानना है तो हमें ये पता चलता है कि ये सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट है। अगर सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट ओशन पूछा जाए तो हमारा सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट भी है ये। ठीक है, ये ओल्डेस्ट ओशन है और कॉम्प्राइज्ड ऑफ रॉक्स, इसमें ये हमारा रॉक से मिलते हैं जो कि डेटेड 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड, 200 मिलियन ईयर ओल्ड पुराना रॉक भी यहाँ पर हमें प्रेजेंट में यहाँ पर ही मिलता है। और इसमें यहाँ पर पैसिफिक ओशन में हमें बहुत सारे स्मॉल ट्रॉपिकल आइलैंड्स भी मिलते हैं, स्मॉल ट्रॉपिकल आइलैंड्स दिख रहे हैं, स्मॉल ट्रॉपिकल आइलैंड्स में हमें यहाँ पर मिलते हैं। और फिर ये जो नाम है, इट वाज नेम, इसे नाम कब दिया गया, 1520 में बाय एक्सप्लोरर, एक एक्सप्लोरर थे वहाँ घूम रहे थे जो, ठीक है, एक्सप्लोर शो कर रहे थे, तो क्या नाम था उनका, फर्डिनेंड मैगेलेंस पार्टी, इन ऑनर ऑफ द फाइन वेदर, वहाँ पर फाइन वेदर दे एनकाउंटर्ड वाइल क्रॉसिंग इनटू द पैसिफिक ओशन। और हमारा पैसिफिक ओशन के बारे में खास कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, बस इतना ही बात याद रखिएगा।
हाँ, फिर अब हम आते हैं अपने अटलांटिक ओशन में। अटलांटिक ओशन ये दिख रहा है, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इस टाइप में ये से प्रेजेंट है, दिख रहा है। तो हमारा ये जो होता है ना, इसे हम एस शेप भी बोलते हैं। किस ओशन का एस शेप्ड है, तो ये अगर पूछा जाए क्वेश्चन में तो हमारा वो होता है अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन जो है हमारा, वो कैसा शेप का होता है, एस शेप का होता है। और अगर इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर जानना है तो हम देखते हैं ऐसे, पैसिफिक ओशन का ये हाफ साइज़ के होते हैं, ठीक है। जितना पैसिफिक ओशन होता है लगभग उसका हाफ साइज़ ये होता है, लेकिन ये भी इज़ नॉट क्वाइट एज डीप, और उतना डीप नहीं होता है जितना हमारा, वो लगभग आसपास सेम ही रहते हैं। और हमारा देखो जाए तो इट सेपरेट्स द ओल्ड वर्ल्ड। ओल्ड वर्ल्ड हमारा क्या था, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, फ्रॉम द न्यू वर्ल्ड, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। यहाँ दिख रहा है, ये हमारा न्यू वर्ल्ड है और ये हमारा ओल्ड वर्ल्ड है। तो ये दोनों को सेपरेट करता है कौन ओशन, अटलांटिक ओशन। ये हमारा ओल्ड वर्ल्ड हो गया, ये हमारा न्यू वर्ल्ड हो गया। समझ में आ गया। फिर हमारे अटलांटिक ओशन जो होते हैं, इनका कितना परसेंटेज होता है, लगभग ये हमारा 26% आसपास, आधा बोला गया ना, हाफ द साइज ऑफ पैसिफिक ओशन। तो ऐसे 50% हुआ, तो ये हमारा 26%, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा अटलांटिक ओशन हमारा 26% लगभग, ये हमारा होते हैं बड़े, आउट ऑफ 100%, ये 26% पूरा आउट टोटल ओशन का होते हैं। और इनका जो डेप्थ है लगभग 3844 मीटर पाया जाता है, ठीक है। और ये सेकंड लार्जेस्ट ओशन है, सेकंड लार्जेस्ट ओशन किसके बाद, पैसिफिक ओशन के बाद। और हमारा अटलांटिक ओशन जो है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में मैं बताता हूँ आपको कि अटलांटिक ओशन जो है ये हमारा सॉल्टियर है, ठीक है। इस सॉल्टियर देन पैसिफिक और इंडियन ओशन। इंडियन और पैसिफिक ओशन को अगर हमारा देखा जाए, इंडियन और पैसिफिक ओशन, तो हमारा अटलांटिक ओशन जो है वो क्या है, सॉल्टियर है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर ही मोस्टली हमारा बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है। अब जब गर्मी पड़ता है तो बहुत ज़्यादा इवापोरेशन ज़्यादा होगा। इवापोरेशन होगा तो क्या होगा, इवापोरेशन होगा तो ज़्यादा अमाउंट के प्योर वाटर जो हैं ऊपर वेपर के फॉर्म पे चले जाएंगे, और फिर हमारा क्या बचेगा, मोस्टली फिर वाटर डेंस हो जाएगा, और फिर हमारा सिर्फ सॉल्टी वाटर, मतलब मोस्टली वाटर जो होता है सॉल्टी प्रेजेंट होता है। इसलिए जो अटलांटिक ओशन जो है हमारा सॉल्टियर होता है एज कम्पेरिजन टू पैसिफिक एंड इंडियन ओशन, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा इंडियन ओशन, थर्ड ओशन कौन सा है हमारा, क्या है, इंडियन ओशन है। तो ये इंडियन ओशन जो है ये हमारा कहाँ प्रेजेंट है, दिख रहा है, यहाँ पे प्रेजेंट है, इक्वेटर के नीचे है लगभग, ठीक है। तो ये मतलब ऊपर भी प्रेजेंट है, लेकिन मोस्टली कहाँ प्रेजेंट है, साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो अगर क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि इंडियन ओशन एग्जिस्ट मोस्टली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। तो इंडियन ओशन इज स्लाइटली स्मॉलर देन द अटलांटिक ओशन। उतने छोटे नहीं होते हैं, बस थोड़ा सा, मतलब अटलांटिक ओशन लगभग इतना बड़े होते हैं। लेट्स पॉज, अजान हो रहा है, ओके फाइन। तो हम कहाँ पर थे, इंडियन ओशन। इंडियन ओशन का हमारा कहाँ पर मोस्टली रहता है, हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर में रहता है। और ये चीज़ का साइज बोल रहा था ना, लगभग 50% हमारा किसका हो गया, पैसिफिक ओशन आउट ऑफ 100, और फिर ये 26% हो गया। फिर लगभग हमारा जो इंडियन ओशन होते हैं वो उनका साइज 20.5% होता है ऑफ टोटल ओशन, 20.5%। और इनका जो डेप्थ होता है, डीप, जो कितने गहरे होते हैं ना, ये हमारा होता है ऑलमोस्ट 3840 मीटर। ये हमारा होते हैं क्या, इंडियन ओशन। इंडियन ओशन का डेप्थ होता है। और इंडियन ओशन लगभग, मतलब एग्जैक्टली इंडियन ओशन और अटलांटिक ओशन, इनका जो डेप्थ होता है बराबर सेम ही रहता है। क्योंकि हमें अटलांटिक ओशन में देखिए, अटलांटिक ओशन में कितना था हमारा, 3844 मीटर था, और हमारा इंडियन ओशन में कितना हो गया, 3840 मीटर। ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, बस साइज में डिफरेंस होता है, इसका छोटा होता है, इसका आधा ऑलमोस्ट। और पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन जो सबसे लार्जेस्ट हो गया हमारा, अटलांटिक ओशन सेकंड लार्जेस्ट, इंडियन ओशन थर्ड। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे अपना कहाँ पर, आर्टिक ओशन। आर्टिक ओशन इज़ द स्मॉलेस्ट एंड द सैलोवेस्ट ओशन। आर्टिक ओशन कैसा है, हमारा स्मॉलेस्ट और सैलोवेस्ट ओशन है। तो हम जान रहे हैं आर्टिक ओशन कहाँ पर है, देख लीजिए पहले। आर्टिक ओशन हमारा ये हो गया, ये हमारा आर्टिक ओशन हो गया, दिख रहा है ये वाला। अभी हम पहले जाते हैं उसके बारे में जानते हैं कि आर्टिक ओशन कैसा है, क्या है। तो आर्टिक ओशन अबाउट 7% ऑफ द साइज ऑफ द पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन का लगभग 7% साइज। तो ये ऑलमोस्ट हमारा हो जाता है आउट ऑफ 100 अगर देखें तो 3.4%, 3% आसपास जो होते हैं, ये हमारा पैसिफिक, ये आर्टिक ओशन का साइज होता है, ठीक है। और इनका जो गहराई होता है ना, ज़्यादा नहीं होता है, लगभग 120 मीटर
117 मीटर, इसी अप्रॉक्स में लगभग होते हैं। तो ये हमारा स्मॉलेस्ट और सैलोवेस्ट ओशन है, ठीक है। क्या है? स्मॉलेस्ट और सैलोवेस्ट ओशन क्या है हमारा? ये आर्टिक ओशन हमारा हो गया। तो आर्टिक ओशन, ये तो बात हमारा हो गया। चलो फिर साउदर्न ओशन और एंटार्क्टिक ओशन। एंटार्क्टिक में यहाँ पर ही एंटार्क्टिक रीजन ये वाला बना है ना, तो यहाँ पर ही हमारा साउदर्न ओशन पाए जाते हैं। साउदर्न ओशन जिससे हम एंटार्क्टिक ओशन भी बोलते हैं। तो ये जो होते हैं डिफाइंड बाय, इसे हम कैसे डिफाइन करते हैं? डिफाइंड बाय मीटिंग ऑफ करेंट्स नियर एंटार्क्टिका कॉल्ड द एंटार्क्टिक कन्वर्जेंस। द साउदर्न ओशन और द एंटार्क्टिक ओशन इज रियली द पोर्शन ऑफ द पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशन साउथ ऑफ अबाउट 50 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। दिस ओशन वाज नेम्ड फॉर इट्स लोकेशन इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ये हमारा एक ओशन हो गया। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखिएगा। द 4 ओशंस प्लस 1, ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया पूरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ बताना भूल गया कि आर्टिक ओशन जो है, आर्टिक ओशन वाज नेम्ड आफ्टर इट्स लोकेशन इन द आर्टिक रीजन विच एग्जिस्ट्स बीनीथ द नॉर्दर्न कॉन्स्टलेशन उर्सा मेजर, यहाँ पर ही नोन एज द बिग डिपर और द बियर। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी मोस्टली याद रखिएगा कि आर्टिक ओशन एग्जिस्ट बीनीथ द नॉर्दर्न कॉन्स्टलेशन उर्जा मेजर, जिसे हमारा क्या बोला जाता है? बिग डिपर ही बोला जाता है, ठीक है। ये हमारा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। तो अभी आगे बढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट। अगर हम साइज वाइज देखें तो ओशन और ऐसे देखें, अगर तो टेक्निकली देखें तो हमारा ओशन हो गया और सी में, इसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं, एक दोनों का इंटरचेंजेबल भी हो सकता है। ओशन और सी जो है हमारा इंटरचेंजेबल वर्ड हो सकते हैं, लेकिन ओशन को हम ओशन क्यों बोलते हैं और सी को हम सी क्यों बोलते हैं? तो पहली बात ये, हमारा ओशन जो होते हैं इंटरकनेक्टेड एरिया होते हैं, ठीक है। इंटरकनेक्टेड एरिया मतलब एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। बाकी हमारा जो सी होते हैं डायरेक्टली कनेक्टेड होता है वर्ल्ड ओशन से डायरेक्ट हमारा कनेक्ट रहते हैं ये, ठीक है। और फिर हमारा एंक्लोज बाय लैंड, ये लैंड से एंक्लोज रहते हैं। सी जो होते हैं कैसा होते हैं? सी जो होते हैं लैंड से एंक्लोज रहते हैं। फिर ये स्मॉलर और सैलो रहते हैं देन ओशन। जितना ओशन गहरा होता है, ठीक है, और सैलो होता है, तो हमारा उससे कम रहता है ये हमारा सी, इसीलिए स्मॉलर एंड सैलोअर देन ओशन होते हैं। और सी जो है कॉम्पोज्ड ऑफ सॉल्ट वाटर, ये क्या कंपोज करके रखता है? कॉम्पोज्ड ऑफ सॉल्ट वाटर, ठीक है। इसमें हमारा क्या प्रेजेंट है? सॉल्ट वाटर प्रेजेंट रहते हैं। जैसे हमारा अगर देखें एग्जांपल तो कैस्पियन सी, ठीक है। कैस्पियन सी अगर हम देखें जो कि हमारे एशिया में प्रेजेंट है, वो लार्जेस्ट लेक है विथ रिलेटिवली हाई सैलिनिटी। सबसे लार्ज लेक, बहुत मतलब लार्ज लेक है, बहुत बड़ा लेक है वो, ठीक है, विथ रिलेटिवली हाई सैलिनिटी। इसमें बहुत ज़्यादा सैलिनिटी उस लेक में प्रेजेंट है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। फिर अगर हम अगर आगे देखें तो सम वाट एंक्लोज्ड बाय लैंड, ये हमारे आगे पढ़ चुके हैं हम लोग। सच एज द सारगासो सी, मैं आपको ये दिखाऊंगा। बाकी यहाँ पर डायग्राम में सारगासो सी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मैं आपको आगे बताऊंगा। ये सारगासो सी भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन द अटलांटिक ओशन, अटलांटिक सिस्टम में प्रेजेंट रहते हैं। तो ये पूरा ही घिरे रहता है ओशन से, मतलब लैंड पार्ट से पूरा घिरे रहता है, और ये छोटा सा सी होता है। तो डायरेक्टली कनेक्ट टू द वर्ल्ड ओशन, ये हमारा इंपॉर्टेंट हो गया। तो और हाँ, व्हाट आर द 7 सी, ये हमारा 7 सी, कौन से 7 सी हैं, ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमें इसे भी याद रखना पड़ेगा। तो हम इसे देखते हैं। तो 7 सी हमारे कौन कौन से हैं? द रेड सी, द मेडिटेरियन सी, द पर्शियन गल्फ, द ब्लैक सी, द एड्रियाटिक सी, द कैस्पियन सी एंड द इंडियन ओशन। नोटिस हाउ ओशन एंड सी आर यूज्ड इंटरचेंजेबली, ठीक है। ऐसे हम इसको यूज भी कर सकते हैं, छोटा अमाउंट में था, ठीक है, तो इसलिए हम इसे सी भी बोल देते हैं, इंडियन सी, इंडियन ओशन ऐसी मतलब लगभग बोल देते हैं, ठीक है। However, more than 100 seas, bays and gulfs are recognized worldwide, nearly all of them smaller portion of the huge interconnected world ocean, ठीक है। ये हमारा हो गया। फिर हाँ, उससे पहले जो हम पेज छोड़े थे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। ये पेज में बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, बहुत सारे इसमें सारे। तो चलिए इसको देखते हैं। तो पहले ये डायग्राम, द मेजोरिटी ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड बाय ओशन, ठीक है। लगभग 70% जो है हमारा अर्थ का वो ओशन से घिरा हुआ है, ठीक है। और फिर जो 20 बाकी जो पोर्शन बचा वो लैंड से घिरा हुआ है। फिर कंपेयरिंग द रिलेटिव साइज ऑफ ईच ओशन, ठीक है। तो हम यहाँ पर अगर देखें तो पैसिफिक ओशन 50% है, ठीक है। अटलांटिक ओशन 26%, इंडियन ओशन 20.5%, आर्टिक ओशन 3.4%। देख रहे हैं, मैं आपको सब बता चुका हूँ ये सब। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। फिर पैसिफिक ओशन जो सबसे ज़्यादा डीपेस्ट ओशन है, मैं आपको बोल चुका हूँ,
ठीक है। सबसे ज़्यादा डीपेस्ट ओशन कौन सा है? पैसिफिक ओशन जो कि 3940 मीटर है, ठीक है। और 3844 मीटर है अटलांटिक, फिर 3840 मीटर है इंडियन ओशन। तो हमारा ये दोनों का जो बराबर है लगभग, ठीक है, डीप में। और एस सेफ का कौन सा होता है? अटलांटिक ओशन, याद रखिएगा, ठीक है। फिर आर्टिक ओशन, आर्टिक ओशन हमारा कहाँ पर प्रेजेंट था? हमारा आर्टिक रीजन में, ठीक है। बाकी ये भी इंपॉर्टेंट है हमारा। आर्टिक ओशन इजन वेरी डीप, बहुत ज़्यादा ये डीप नहीं होते हैं, और लगभग 117 मीटर लगभग बताया था ना, 117 मीटर होते हैं, और 3.4% लगभग इसका टोटल होता है। तो सॉरी 117 नहीं, 1117 मीटर, मिस्टेक हो गया, 1117 मीटर ये हमारा होते हैं। तो इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। और फिर अगर हम देखें तो एवरेज हाइट ऑफ लैंड, ये हमारा क्वेश्चन आता है, ठीक है। दो तीन चीज़ है। एवरेज हाइट ऑफ ओशन अगर हम देखें, एवरेज हाइट ऑफ ओशन अगर हम देखें तो वो कितना है हमारा? 3682 मीटर है, ठीक है। और अगर हम लैंड का देखें तो लैंड का कितना है? 840 मीटर। ये याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं इससे। और हम देखें तो माउंटेन विद ग्रेटेस्ट टोटल हाइट फ्रॉम बेस टू टॉप, ये अगर आपसे कोई पूछे माउंटेन विद ग्रेटेस्ट हाइट टोटल फ्रॉम बेस टू टॉप अगर हम देखें तो टॉलेस्ट माउंटेन, ठीक है, हमारा क्या हो गया? बेस। ये टॉलेस्ट माउंटेन खाली कितना है? ये सी लेवल से ऊपर देखा जा रहा है, ठीक है। तो सी लेवल से ऊपर देखा जाए तो हमारा क्या हो जाए? माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम बेस से अगर देखा जाए, बेस से अगर टॉप में देखा जाए, अगर दोनों का अगर हम मेज़र करें तो इसमें हमारा हो जाएगा, ये हमारा होता है माउना किया, ठीक है। माउना किया एक माउंटेन है, ठीक है, जिसका लगभग अगर बेस टू टॉप उसका हाइट है 9632 मीटर। ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसे आप याद रखिएगा। हाँ, और फिर अगर हम देखा जाए तो माउना किया जो मैंने आपको बताया, इसका जो है ये कहाँ पर प्रेजेंट है? यूएस में, ऑन द लैंड ऑफ हवाई, ऑन द लैंड ऑफ हवाई यूएस, ठीक है। कहाँ पर? हवाई यूएस में, ठीक है। और फिर एबव सी के ऊपर जो है ये कितना प्रेजेंट है? लगभग हमारा माउना किया जो है सी के ऊपर 4206 मीटर, और बेस में कितना प्रेजेंट है? लगभग 5426 मीटर, ठीक है, 5426 मीटर। मैं आपको ये अच्छे से बता देता हूँ, ठीक है। ये हमारा मीन सी लेवल हो गया, इसके ऊपर हमारा कितना प्रेजेंट है? लगभग हमारा प्रेजेंट है 4206 मीटर, और सी लेवल के नीचे 5426 मीटर। दोनों का प्लस कर लीजिए, मिल जाएगा हमारा 9632 मीटर, जो कि हमारा माउना किया का हाइट है। और कहाँ पर प्रेजेंट है? ये हवाई यूएस में प्रेजेंट है। ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अगर हम देखें तो डीपेस्ट एरिया ऑफ ओशन, डीपेस्ट एरिया ऑफ ओशन कौन है? मरियाना ट्रेंच। ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 मेनली बहुत सब क्वेश्चन ही आ चुके हैं हमारा। तो डीपेस्ट एरिया ऑफ ओशन क्या है? मरियाना ट्रेंच, ठीक है। मरियाना ट्रेंच याद रखिएगा। द डीपेस्ट ट्रेंच, इसका लगभग कितना होता है, कितना कितना डीप होता है? लगभग देख रहे हैं आप, ये डेप्थ देख रहे हैं 11,000, लगभग 11,000 आसपास होते हैं, ये 11,000 मीटर, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा डीपेस्ट पार्ट है हमारा ओशन का, मरियाना ट्रेंच, याद रखिएगा। हाँ, तो चलिए अब आगे देखते हैं। ये हमारा वो सब क्या था? हमारा सी का सारा पार्ट है, देख सकते हैं आप, ठीक है। ये हमारा कैस्पियन सी, ब्लैक सी, एड्रियाटिक सी, मेडिटेरियन सी, प्लेट सी, पर्शियन गल्फ, इंडियन ओशन, ये सब हम पढ़ चुके, जो कि हमारा किस में है? 7 सी में आता है, ठीक है। फिर मैंने जो आपको ये माउना किया के बारे में बताया है, ये सारा यहाँ पर दिया हुआ है, अगर आपका मन करे तो वही सब चीज़ लिखा हुआ है जो मैंने बताया, वही सब दिया हुआ है। बाकी आप इसे पढ़ना चाहते हैं यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम, ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। फिर हाँ, और एक चीज़ है, साइजेस ऑफ द कॉन्टिनेंट, मैंने आपको ये बताना भूल गया कि साइजेस ऑफ द कॉन्टिनेंट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो मेनली अभी नया नया इसमें रिसेंट रिसर्च भी हैं, जो जिलैंडिया, आपको पता है जिलैंडिया जो न्यूजीलैंड में पाया गया है। हाँ, तो जिलैंडिया जो हमारा पाया गया है, हाँ, तो सॉरी, चलिए स्टार्ट करते हैं। साइजेस ऑफ द कॉन्टिनेंट, साइज ऑफ द कॉन्टिनेंट के बारे में आपको बताने वाला था कि हमारा कॉन्टिनेंट सबका जो है उसका साइज़ क्या क्या है, ठीक है। तो हमारा जैसे हमारा हो गया, अभी नया नया जो नया डिस्कवर्ड हुआ है जीलैंडिया, पता है ये होगा आपको, न्यूज़ में था न्यूजीलैंड में,
ठीक है, न्यूजीलैंड के ऊपर जो है हमारा। तो ये हमारा जो है न्यूजीलैंडिया जो है 5 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर इसका साइज है। ठीक है, याद रखिएगा 5 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं ऑल्सो कॉल्ड द राइज ऑफ ए माओ। ठीक है, द ऑल्सो कॉल्ड द राइज ऑफ माओ माउंटेन, द राइज ऑफ माउंटेन में से माओ ये हो गया हमारा। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं ऑल्सो कॉल्ड, ये हमारा हो गया। जिलैंडिया को हम बोलते हैं। इस सबमर्ज किसके नीचे सबमर्ज है, सबमर्ज्ड बीनीथ पैसिफिक ओशन। ठीक है, सबमर्ज बीनीथ पैसिफिक ओशन हमारे इसमें। और ये सेपरेट गोंडवाना लैंड से सेपरेट हुआ था, सेपरेटेड फ्रॉम गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड से हमारा सेपरेट हुआ था कब, 80 मिलियन साल पहले। ठीक है, सिंस 80 मिलियन ईयर्स, ये इम्पोर्टेंट सब है। एंड कम्प्लीटली सबमर्ज्ड अंडर वाटर, और फिर हमारा पूरा पानी के अंदर ये सबमर्ज्ड हो गया। एंड कम्प्लीटली सबमर्ज्ड अंडर वाटर कब, 23 मिलियन ईयर्स पहले। ठीक है, ये हमारा याद रखिएगा। अभी हम देखते हैं और सब बाकी जो सब बचे उसके बारे में हमें जानेंगे। ठीक है, तो हमें और हाँ, और एक बात है कि हमारा जो ये जिलैंडिया है लगभग ये 94%, याद रखिएगा 94% क्या है, सबमर्ज्ड है। बाकी जो 6% हैं वो हमारा मतलब जो राइज किए हुए हैं, जो भी क्या है वही 6% में न्यूजीलैंड प्लस कैलिडोनिया, ये हमारा मिलके 6% बनाते हैं। ठीक है, बाकी नहीं तो हमारा 94% अभी भी सबमर्ज है। और ये सबमर्ज जो आइलैंड है ना, इसमें भी बोला जाता है कि बहुत इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ रिच अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक बहुत सारा चीज़ हमें इससे मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एरिया के लिए, और न्यूज़ में बहुत ज़्यादा मतलब ये भी क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो जिलैंडिया आप याद रखिएगा। बाकी और भी जैसे हमारे ऑस्ट्रेलिया हो गया। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया का जो साइज़ है, ऑस्ट्रेलिया जो हमारा कॉन्टिनेंट है, इसका साइज़ क्या हो जाएगा, 7.7 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, 7.7 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर हमारा ये हो जाएगा। रुकिए मैं इसको थोड़ा साफ़ कर दूँ। तो ये हो गया। तो अभी हम कहाँ थे, एक मिनट सॉरी। हाँ, तो ऑस्ट्रेलिया का मैं क्या बोला, कितना है, ऑस्ट्रेलिया इज 7.7 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर हमारा इसका ये है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का है, ऑस्ट्रेलिया इज 7.7 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, बाकी हमारा क्या हो गया। ठीक है, तो हमारा ऑस्ट्रेलिया जो हो गया क्या, 7.7 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर इसका ये है। फिर हमारा साउथ अमेरिका का, साउथ अमेरिका का क्या है, कितना है, 17.8 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। फिर हमारा साउथ अमेरिका का, सॉरी ये जो बताया साउथ ऑस्ट्रेलिया का था, वेट वेट वेट, तो हमारा ऑस्ट्रेलिया का कितना है, 7.7 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। फिर हमारा साउथ अमेरिका, ठीक था सॉरी, साउथ अमेरिका का 17.8 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। फिर हमारा हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका का कितना, 8.1 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। फिर हमारा यूरोप का 10 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर चाइना का 9.6 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, और इंडिया का एट लास्ट 3.3 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बाकी ये पेज में और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इसे हम स्किप करते हैं अब। हाँ, तो फिर अभी हमारा पेज नंबर 8 में हम आते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि सबसे ज़्यादा ये क्या है,
जेम्स कैमरून इमर्जेस फ्रॉम द सबमर्सिबल डीप सी चैलेंजर आफ्टर ही सोलो डाइव टू द मैरियाना ट्रेंच। ठीक है, जेम्स कैमरून नाम का एक जो व्यक्ति है, ठीक है, वो कौन थे, फिल्म आइकन कुछ हीरो टाइप के थे। ठीक है, फिल्म आइकन मेड ए हिस्टोरिक सोलो, वो मैरियाना ट्रेंच में डीप सी चैलेंजर उनका शिप था। ठीक है, उससे जो वो नीचे गए हुए थे सबमरीन से। बाकी जो डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन इज द mariana ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशन। mariana ट्रेंच कौन से ओशन में है, पैसिफिक ओशन में। ठीक है, लगभग उसका ये डेप्थ कितना है, 11,022 मीटर्स। ठीक है, और फीट वाइज देखें तो 36,161 फीट डीप, एंड हैज़ बिन विजिटेड ओनली ट्वाइस बाय ह्यूमंस, और एक बार पहले 1960 में और एक बार 2012 में। तो ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बाकी ये पेज में और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, हाउ वाज अर्ली एक्सप्लोरेशन ऑफ द ओशंस अचीव्ड। ठीक है, तो हमें ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है, मैं इसमें आपको बता देता हूँ। ऐसे माइक्रोनेशिया, यहाँ पर आप माइक्रोनेशिया देख रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, माइक्रोनेशिया मतलब हमारा स्मॉल आइलैंड। ठीक है, माइक्रोनेशिया यहाँ पर लिखा हुआ है, एक मिनट मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, एक मिनट। ये हमारा हो गया माइक्रोनेशिया, इसका मतलब होता है हमारा स्मॉल आइलैंड। ठीक है, और स्मॉल आइलैंड, माइक्रोनेशिया क्या हो गया, स्मॉल आइलैंड हो गया। फिर हमारा मेलानेशिया, मेला मतलब वैसे ही ब्लैक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ही मेला मतलब क्या हो गया, ब्लैक आइलैंड। ठीक है, ब्लैक आइलैंड। फिर पॉलिनेशिया, ये आप देख सकते हैं, पॉलिनेशिया क्या है, ये हमारा मेनी आइलैंड, पॉली मतलब मेनी होता है, पता ही है, पॉलीगॉन मेनी साइट्स, वैसे ही पॉलिनेशिया, आइनेशिया मतलब आइलैंड हो गया, तो मेनी आइलैंड। ठीक है, पॉलिनेशिया मेनी आइलैंड। तो यहाँ पर ही हमारा जो एंड पॉलिनेशिया जो है लार्जेस्ट सी, इतना बड़ा एरिया कवर किया है, बहुत बड़ा एरिया कवर किया है ये। और जो ये पॉलिनेशिया है, इसका भी क्वेश्चन आ सकता है, कौन से शेप का है ये, दिख रहा है, ट्रायंगल शेप। पॉलिनेशिया इज ऑफ ट्रायंगल शेप, लिख दीजिएगा कॉपी में अपना, वहीं पर नहीं तो इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिएगा ऐसे। लगभग मोर देन 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर है। और किसके नेक्स्ट है, लगभग ये एक पिटकैर्न आइलैंड है, क्या नाम का है आइलैंड, पिटकैर्न आइलैंड है एक, उसकी जस्ट इधर की तरफ है, आसपास इधर कहीं है था पिटकैर्न आइलैंड, उसी इधर दिख रहा है। ठीक है, और फिर तो ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर माइक्रोनेशिया सब दिया हुआ है जो आपको चाहिए था। ठीक है, नहीं तो बाकी हम इसको पहले एडिट मिटा देते हैं, एक मिनट, जो भी लिखा हुआ था। ठीक है, और बाकी फिर अगर हम आगे अगर देखते हैं तो इसमें क्या है, हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये सब कौन कौन गए थे वहाँ पर ही। ठीक है, और कौन कौन पैसिफिक ओशन का मैप किए हैं, क्या किए हैं, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं आपको बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे पूरा अच्छे से मार्क कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कहीं भी कॉपी में। सो लेट्स स्टार्ट, एक मिनट इसे कॉपी बना देता हूँ, पेज, ठीक है, हो गया। ओके, नाउ फर्स्ट जेम्स कुक जो थे वो क्या किए थे। ठीक है, ये हमारा वोयेज था, ये घूमे थे वोयेज पैसिफिक ओशन को घूमे थे पूरा। ये पर क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, पैसिफिक ओशन एंड एक्यूरेटली मैप्ड इट। ठीक है, इसे पूरे अच्छे से मैप भी किए थे। एंड वॉज द फर्स्ट पर्सन नोन टू क्रॉस द एंटार्क्टिक सर्किल इन सर्च ऑफ एंटार्क्टिका। ठीक है, इसे भी लिख लीजिएगा, एंड was the first person to cross Antarctic circle in search of Antarctica। ओके, बहुत ही अच्छा है ये। फिर हमारा हो जाएगा नेक्स्ट चार्ल्स डार्विन। अब ये क्या किए थे, चार्ल्स डार्विन, ये हमारा
स्टडीड जियोलॉजी, ये हमारा जियोलॉजी पढ़े थे, एंड बायोलॉजी, कहाँ का, ऑफ साउथ अमेरिका कोस्ट लाइन। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो लिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, चार्ल्स डार्विन, जेम्स कुक, ये हो गया। नाउ मैं इसे मिटा देता हूँ। हाँ, तो हो गया। अब हमारा बेन फ्रैंकलिन, ये भी क्वेश्चन आता है। बेन फ्रैंकलिन ये क्या किए थे, हमारा पब्लिश द फर्स्ट चार्ट ऑफ द गल्फ स्ट्रीम, ऐसे क्वेश्चन आता है, हु पब्लिश द फर्स्ट चार्ट ऑफ द गल्फ स्ट्रीम, तो ऐसे क्या लिखेंगे, पब्लिश्ड द फर्स्ट चार्ट ऑफ गल्फ स्ट्रीम। ओके, फिर लास्ट चार्ल्स थॉमसन एंड जॉन मुरे, ये हमारा क्या किए थे, डायरेक्टेड फर्स्ट मॉडर्न डीप ओशन ग्लोबल सैम्पलिंग visiting all oceans। ठीक है, क्लियर। हाँ, तो वो पेज में उतना इंपॉर्टेंट था, बाकी फिर नेक्स्ट पेज में हम आते हैं। तो हाउ डू सेलर्स नो वेयर दे आर एट सी फ्रॉम स्टिक चार्ट टू सैटेलाइट, तो इस मेनली हम पढ़ेंगे स्टिक चार्ट के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और पहले जानते हैं कि फर्स्ट नेविगेटर कौन थे। फर्स्ट नेविगेटर्स वर पॉलिनेशियंस। ठीक है, द टूल्स, जो टूल्स यूज कर रहे थे, द टूल्स दे यूज टू हेल्प देम नेविगेट बिटवीन आइलैंड्स इंक्लूड द सन एंड द मून। क्या क्या टूल थे, सन और मून थे। द नाइट टाइम स्टार्स, द बिहेवियर ऑफ मेरीन ऑर्गेनिजम्स, वेरियस ओशन प्रॉपर्टीज एंड एन इंजीनियस डिवाइस कॉल्ड अ स्टिक चार्ट। ये एक इंजीनियस डिवाइस अपने डेवलप किए थे, स्टिक चार्ट। तो स्टिक चार्ट क्या था, स्टिक चार्ट आर लाइक अ मैप, ये एक टाइप का मैप था जो कि डिफाइन करता था डोमिनेंट पैटर्न ऑफ ओशन वेव्स। ओशन वेव्स का जो है ये पैटर्न को डिपेक्ट करता था, इसमें से हमें हेल्प मिलता था जानने से, और उसी से ये लोग पता लग लेते थे वो लोग कहाँ पर हैं, क्या हैं। ठीक है, तो ये मेनली इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। फिर द बैंड वेव डायरेक्शंस, द बैंड वेव डायरेक्शंस लेट देम नो व्हेन दे वर गेटिंग क्लोज टू एन आइलैंड, इवन वन डेट वाज लोकेटेड बियॉन्ड द हॉरिजन। तो हमारे ये एक तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ, ये सब कैसे इस्तेमाल करते हैं ये इसके बारे में दिया हुआ है, उतना हमें डिटेल में जानना नहीं है, फिर भी जान सकते हैं। फिर लैटिट्यूड, क्या जानते थे, क्या देखते थे, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वही सब देख के पता लगाते थे। ठीक है, तो हमारा लैटिट्यूड ये क्या है, तो लोकेशन नॉर्थ ऑफ साउथ वॉज इजीली रिलेटिवली ईजी टू डिटरमाइन। हमारा लैटिट्यूड जो है उसे डिटरमाइन करना ईजी होता था एट सी बाय मेजरिंग द पोजिशन ऑफ द सन एंड स्टार्स यूजिंग अ डिवाइस कॉल्ड सेक्सटेंट। ये सेक्सटेंट एक डिवाइस था। ठीक है, 1/6 ऑफ ए सर्कल जो होता है, जैसे 1/6 ऑफ ए सर्कल 6 पार्ट हो गया, तो ये 1 पार्ट जो है 1/6 ऑफ सर्कल ऐसा कुछ होता है। ये सेक्सटेंट इसी टाइप का साइज का होता है। तो हमारा लैटिट्यूड जो हमारा ये हो गया, ये इससे इजीली डिटरमाइन हम कर सकते हैं। फिर लॉन्गिट्यूड, तो लॉन्गिट्यूड को डिटरमाइन करने के लिए टू डिटरमाइन लॉन्गिट्यूड विच इज़ ए फंक्शन ऑफ टाइम, क्या है ये, फंक्शन ऑफ टाइम। इट वॉज नेसेसरी टू नो द टाइम डिफरेंस बिटवीन ए रेफरेंस मेरिडियन एंड व्हेन द सन वर डायरेक्टली ओवरहेड ऑफ ए शिप एट सी। ये हमारा लाइन इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हाँ, फिर हमारा एक क्वेश्चन आएगा क्रोनोमीटर। ये क्रोनोमीटर दिख रहा है, इसे कौन डेवलप किया था, तो ये नाम आ जाएगा जॉन हैरिसन। इसमें 1728 में काम करना स्टार्ट किए थे और लगभग अपना फर्स्ट सक्सेसफुल बनाए थे 1736 में। ठीक है, तो हमारा ये एक तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्रोनोमीटर कौन बनाया था, तो इसमें आ जाएगा जॉन हैरिसन। ठीक है, ये हो जाता है हमारा इम्पोर्टेंट, बाकी इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, ये भी वहीं पर इम्पोर्टेंट है। ये वैसा कुछ है नहीं, स्टोरी बस दिखाया हुआ है कि जॉन हैरिसन कैसे करके क्या कितने मतलब कैसे बनाए थे अपना क्रोनोमीटर, और उसे कितना प्राइज़ मिला हुआ था, $10,000 फिर उसे प्राइज़ मिला, क्या था वो सब वही सब है, तो उतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है नहीं। और फिर हम देखें तो यहाँ पर ही बस वही दिया हुआ है, और ये भी कुछ खास इम्पोर्टेंट है नहीं,
हमारा इसमें बस दिया हुआ है नेविगेशन कैसे किए हुए थे, स्टोरी टाइप का बस दिया हुआ है। तो आप इसे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें से मुझे उतना कुछ इंपॉर्टेंट लगा नहीं, और नहीं लगता इसमें से कुछ क्वेश्चन बनेगा। बाकी जो बनने वाला था मैं आपको बताया था, वो 4 ठो क्या क्या नाम थे उनके, वो सब आप याद रखिएगा। और फिर आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं इसमें इसमें भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको जानना है तो यहाँ पर एक चीज़ है जानने के लिए, यूरोप एज ऑफ डिस्कवरी, ठीक है। एज ऑफ डिस्कवरी क्या है, 1492 टू 1522। ये एक में भी आप जानना चाहें तो इसे लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। बाकी इसमें भी वैसा कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ खास, इसमें भी कुछ खास है नहीं, आई डोंट थिंक सो। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, बस आप पढ़ना चाहें तो वही सब बस स्टोरी टाइप का दिया हुआ है, ठीक है। तो फिर यहाँ जेम्स कुक के बारे में तो पढ़ चुके हैं। हाँ, अभी जो हाँ सबसे इम्पोर्टेंट है ये वाला, ये पार्ट इम्पोर्टेंट है हमारा, ये आ जाता है। ये हमारा कौन है, जेम्स कुक साहब, कैप्टन जेम्स कुक एंड ही वोयाजेस ऑफ एक्सप्लोरेशन, कैसे कहाँ कहाँ घूमे थे, क्या क्या सब कुछ दिया हुआ है इसमें, ठीक है। कुक्स फर्स्ट वोयाज, वो रेड कलर का दिख रहा है, ये पिंक, ये किसी से घुमा है भाई साहब, बहुत बहुत घुमा है अपनी ज़िंदगी में। हम तो यहाँ पर ही एक स्टेट से दूसरे स्टेट नहीं जा पा रहे हैं। कुक सेकेंड वोयाज, ठीक है। फिर यहाँ से फिर यहाँ गया, फिर बेचारे यहाँ से बहुत घुमाए, बहुत ज़िंदगी बहुत घुमाई वो, ठीक है। फिर ओके फाइन, फिर अगर हम स्टार्ट करते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं तो हाँ, कुक कुक एक्सपेडिशन एडेड ग्रेटली टू द साइंटिफिक नॉलेज ऑफ द ओशंस। तो यहाँ पर ही हमारा आ जाएगा, ही डिटरमाइन द आउटलाइन ऑफ द पैसिफिक ओशन। देखिए मैं बताया था ना आपको, जेम्स कुक पूरा वोयाज किया था और फिर उसका मैप बनाया था पैसिफिक ओशन, वही चीज़ है। एंड वाज द फर्स्ट पर्सन नोन टू क्रॉस एंटार्क्टिक सर्कल इन सर्च फॉर एंटार्क्टिका। हो गया ना, आ गया, ठीक है। कुक ऑल्सो डिस्कवर्ड दैट अ शिप बोर्ड डाइट कंटेनिंग द जर्मन स्टेपल, ये एक टाइप का डाइट है, फूड है, खाना है, ठीक है। जर्मन स्टेपल सवारक्रॉट प्रिवेंटेड, ये है, ठीक है, सवारक्रॉट प्रिवेंटेड हिज क्रू फ्रॉम कंट्रैक्टिंग स्कर्वी, ठीक है। नहीं तो पहले जो लोग जाते थे ना वहाँ पर, तो वहाँ पर ही पानी जो वहाँ का पीते थे, जो भी होता था वहाँ से, तो उन लोगों को स्कर्वी टाइप डिजीज़ है वो हो जाता था। और वो किसके कमी से होता है, विटामिन सी के कमी से होता है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन की। हाँ, तो वो लोग सॉर्केट ये जो नाम है, जर्मन शेपर्ड स्कॉर्पियर, वो अपने साथ ले आते थे। तो उससे ये पाया गया कि वो लोग को स्कर्वी नहीं हो रहा है। तो स्कर्वी इज कॉल्ड विटामिन सी डेफिशिएंसी एंड द कैबेज यूज्ड टू मेक सॉर्केट, ठीक है। जो बनाते थे, वो डिश बनाते थे, उसमें वो लोग कैबेज का इस्तेमाल करते थे। तो इससे पता चले कैबेज खाने से हमें विटामिन सी मिलता है, और वही चीज़ पहले के लोग नहीं करते थे, इसलिए बहुत ज़्यादा उनको बुरा बीमारी होता था, और ये पता चला हमें। तो मेनली ये आप याद रखिएगा कि स्कर्वी किससे हो रहा है, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी की डिफिशियंसी से हमारा क्या हो रहा है, स्कर्वी होता है। और फिर हाँ, इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट निकल जा इम्पोर्टेंट निकल जा, ये हो गया। ये पेज में व्हाट इज़ NOAA, ये NOAA ये इंपॉर्टेंट एक तो फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, नोआ ऐसे बोलते हैं, नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड इज़ द ब्रांच ऑफ द US डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स दैट ओवरसी ओशनोग्राफिक रिसर्च। यही से बस है, बाकी और कुछ है नहीं। हिस्ट्री ऑफ ओशनोग्राफी टू बी कंटिन्यू, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं ये। द ओशन लार्ज साइड डिड नॉट प्रोहिबिट अर्ली एक्सप्लोरर्स फ्रॉम वेंचरिंग इन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द ओशन फॉर डिस्कवरी, ट्रेड और कॉन्क्वेस्ट, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, ये पढ़ चुके ना, हाँ। और व्हाट इज़ ओशनोग्राफी, ओशनोग्राफी है क्या, ठीक है। हमारे 4 टाइप का मेनली ओशनोग्राफी होता है। देखिएगा ना आपका मतलब नेट का सिलेबस में भी ऐसे ही रहता है कि पहले जियोलॉजिकल ओशनोग्राफी, केमिकल ओशनोग्राफी, फिजिकल ओशनोग्राफी, बायोलॉजिकल ओशनोग्राफी, ये साथ से नहीं रहता है, ठीक है। ये तीनों तो रहती हैं, तो वही सब है। इसका क्या स्टडी है, सब चीज़ का अलग अलग है। केमिकल ओशनोग्राफी में हम मेनली पढ़ेंगे सी वाटर्स के बारे में, इफेक्ट्स ऑफ सी वाटर, इफेक्ट ऑफ पोल्यूटेंट्स, ये सब में से पढ़ेंगे। फिजिकल में हम पढ़ेंगे वेव्स, टाइड्स, करंट, ठीक है, ओशन एटमॉस्फेयर रिलेशनशिप। बायोलॉजिकल ओशनोग्राफी में हम पढ़ेंगे कि लाइफ फॉर्म कैसे ओशन में फॉर्म होते हैं, बाकी वो सब चैप्टर आगे है, जैसे है आई थिंक 13-14 ऐसे चैप्टर में प्रेजेंट है, इस सब 11-12 के बाद आपका बायोलॉजिकल ओशनोग्राफी स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी टाइम है, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं इंपॉर्टेंट और क्या क्या है। हाँ, तो ये पेज मैंने आपको क्या क्या बताया कि ये हीलियोसेंट्रिक है। हीलियोसेंट्रिक क्या होता है कि हमारा अर्थ के चारों तरफ जब हमारा
अर्थ हमारा सन के चारों तरफ अगर घूमता है तो उसे हम हेलियोसेंट्रिक बोलते हैं। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी फॉर सोलर सिस्टम स्टेट्स दैट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन रेदर देन वाइस वर्सा। ये हो गया। फिर हम पढ़े थे हाउ अवर अर्थ एंड सोलर सिस्टम फॉर्म। तो हमारा माना ऐसा जाता है कि फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम जो है वो हमारा 5 बिलियन ईयर्स अगो है। कैसे किस फॉर्म में हुआ? ह्यूज क्लाउड ऑफ गैस और स्पेस डस्ट जो हैं ये हमारा फॉर्म करते हैं नेबुला, और इसी से ये हमारा सोलर सिस्टम फॉर्म हुआ है। फिर हाँ, तो हम देखते हैं हमारा आ गया नेक्स्ट पेज नंबर 20, और हम यहाँ पर देखते हैं द नेबुलर हाइपोथेसिस। तो नेबुलर हाइपोथेसिस हमारे क्या बताता है? अकॉर्डिंग टू नेबुलर हाइपोथेसिस ऑल बॉडीज इन द सोलर सिस्टम जितने भी बॉडी हैं वो एक इनॉर्मस क्लाउड फॉर्म फ्रॉम इनॉर्मस क्लाउड कंपोज मोस्टली ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम with only a small percentage of heavy elements. As this huge accumulation of gas and dust revolve around its center, it begins to contract under its own gravity, becoming hotter and denser, eventually form the sun. तो ये हमारा नेबुलर हाइपोथेसिस है। आप इसे पढ़ना चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, बाकी ऐसा कुछ ही इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर ये हमारा प्रोटो अर्थ हो गया। प्रोटो अर्थ लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम अर्थ टुडे, ठीक है, मतलब प्रीवियस अर्थ, ठीक है, पहले अर्थ कैसा दिखता था उससे वही बोला गया है। इट्स साइज वॉज लार्जर दैन टूडेज अर्थ एंड देयर वेर नाइदर ओशंस नॉर एनी लाइफ ऑन द प्लानट। इन एडिशन द स्ट्रक्चर ऑफ द डीप प्रोटो अर्थ इज थॉट टू हैव बीन होमोजेनियस, ठीक है, एक जैसा रहता था, विच मीन्स दैट इट हैड यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। पूरा हमारा जो अर्थ का कंपोजिशन था पूरा सेम था, जैसे अभी तो सब अलग अलग है ना, ठीक है, तो वैसा कुछ था नहीं, पहले पानी भी नहीं था ना उसमें लाइफ एग्जिस्ट करता था, तो वैसा कैसे प्लैनेट था इसके बारे में स्टोरी बहुत अच्छा से दिया हुआ है इसमें। द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटो अर्थ का जो स्ट्रक्चर है चेंज्ड हो गया। हाउएवर एज इट्स हेवियर कॉन्स्टिट्यूएंट सैंक टुवर्ड्स द सेंटर टू फॉर्म ए हैवी कोर। तो इसका जितना भी हेवियर कॉन्टेंट इसमें प्रेजेंट थे वो क्या हुआ, सब एक तो कोर में जाके, मतलब एक जगह जाके भारी चीज़ कोई क्या होते हैं वो एक जाके पूरे जाके मिडिल में कोर में जाके जम गए, वहाँ पर ही प्रेजेंट हो गए, ठीक है। ड्यूरिंग दिस अर्ली स्टेज ऑफ फॉर्मेशन मेनी मेट्रॉइड्स एंड कॉमेट्स फ्रॉम स्पेस बॉम्बार्डेड प्रोटो अर्थ, ठीक है। तो ये जब हमारा अर्थ जब फॉर्म हो रहा था तो बहुत सारे मेट्रॉइड्स कॉमेट्स स्पेस से प्रोटो अर्थ को, हमारे पहले अर्थ को, प्रीवियस जो था हमारा न्यू अर्थ को, न्यूली फॉर्म अर्थ को, उसे बॉम्बार्ड, मतलब वहाँ पर हमेशा मेट्रॉइड प्रोटो कॉमेट्स ये सब गिरते रहते थे, जिसके वजह से क्या हुआ, अ लीडिंग थ्योरी स्टेटेड मून वॉज बॉर्न। फिर हमारा मून, चांद पैदा हो गया इन द आफ्टरमैथ ऑफ ए टाइटैनिक कॉलिजन बिटवीन ए मार्स साइज प्लैनेट नेम्ड थिया एंड प्रोटो अर्थ, ठीक है। तो हमारा यहीं से आता है, ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मून वाज बॉर्न, मून कैसे बॉर्न हुआ, इन द आफ्टरमैथ ऑफ ए टाइटैनिक कॉलिजन मार्स साइज प्लैनेट, मार्स के साइज का एक प्लैनेट है जिसका नाम क्या है, थिया और प्रोटो अर्थ, जब हमारे ये कोलाइड किए, ठीक है, टाइटैनिक कॉलिजन जैसा इनका हुआ, तो हमारा वहाँ पर ही तब जाके हमारा एक मून का फॉर्मेशन हुआ। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वेल मोस्ट ऑफ थिया वाज स्वैलोड अप, ठीक है, तब जो हमारा थिया का जो पार्ट है, most of Theia was swallowed up and incorporated into the magma ocean it created on impact. The collision also flung a small world of vaporized and molten rock into orbit. Over time, these debris coalesced into a sphere and created Earth orbiting companion, the Moon. हाँ, तो ये हो गया हमारा। फिर इसके बाद क्या है, ड्यूरिंग दिस अर्ली फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटोप्लैनेट्स एंड देयर सैटेलाइट्स the sun condensed into a body so massive and hot that pressure within its core initiated the process of thermonuclear fusion. ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हॉट, थर्मो मतलब हॉट हो जाता है, न्यूक्लियस मतलब लिटिल नट, फ्यूजस मतलब मेल्टेड। थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन अकर्स व्हेन टेम्परेचर रीच टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ डिग्री एंड हाइड्रोजन एटम्स रिलीजिंग enormous amount combined to form helium atom releasing enormous amount of energy. तो बेसिकली ये है क्या, थर्मोन्यूक्लियर फ्यूज़न जो है कब हुआ, जब हमारा मिलियंस ऑफ डिग्री, ठीक है, टेम्परेचर, मिलियंस ऑफ डिग्री टेम्परेचर और हाइड्रोजन एटम ये कंबाइन किए, क्या फॉर्म करने के लिए, हीलियम एटम फॉर्म करने के लिए, जिससे बहुत इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत ज़्यादा अमाउंट का एनर्जी वहाँ से रिलीज हुआ, ठीक है। तो उससे हमारा थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन हुआ और वही सबसे फिर हमारा सब अर्थ बना है। ये सब कैसे, और फिर ये सब जानना है तो अच्छे से आप पढ़ सकते हैं, बाकी ये उससे क्वेश्चन इतने सारे बनते हैं नहीं। फिर आ जाएगा ड्यूरिंग द अर्ली फॉर्मेशन ऑफ द सोलर सिस्टम का अर्ली फॉर्मेशन में क्या था, ठीक है। तो ये डायग्राम आप सब देख सकते हैं अच्छे से, द घोस्ट हेड नेबुला, ये सब इंपॉर्टेंट है, विच इज साइट ऑफ एक्टिव स्टार फॉर्मेशन, ठीक है। फिर प्रोटो अर्थ का कैसे सिस्टम था, देखो ये सब अर्थ है, यहाँ से गिर रहा है, बूम 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 बूम,
ठीक है। कॉमेट्स, मेट्रॉइड्स, ये सब हमारा गिर रहा है जिससे हमारा फॉर्म हो रहा है। फिर यहाँ पर ये और क्या है, formation of the solar system. This solar wind blew away the nebular gas that remained from the formation of planets in the satellites. ये हो गया हमारा, इम्पोर्टेंट है, तो ये पढ़ लीजिएगा। थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन इन स्टार्स ऑल्सो क्रिएट्स लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स सच एज कार्बन. It is interesting to note that as a result, all matter, even the matter that comprises a body, originated as stardust long ago. क्या बात है, ठीक है, इसे पढ़ लीजिए अच्छे से। और हाँ, अगर आपको अच्छे से इसका बहुत ही अच्छे इसमें डायग्राम ऐसे दिए रहते हैं पूरे एनिमेटेड वे में, इसमें आप जाके स्कैन कीजिएगा। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप बुक ख़रीद लीजिए, बहुत ही अच्छा रहता है इसमें। बुक में बुक आपको ख़रीदना चाहिए। तो ये बुक में जाके स्कैन मारिएगा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आपको एनिमेशन फॉर्म में दिखा देते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट, फिर अब आ गए नेक्स्ट पेज में अपना, पेज नंबर 22। तो इसमें क्या है, डेंसिटी और डेंसिटी स्ट्रैटिफिकेशन, ये हमारा पढ़े हो, फिज़िकल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पढ़े ही होंगे आप +3 में। पहला ही सेमेस्टर में से रहता है आई थिंक। तो लिथोस्फीयर क्या है, एस्थेनोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आउटर कोर, इनर कोर, ठीक है, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसमें से हम मिस कर देते हैं इस पार्ट को, तो ये आपको करना बिल्कुल नहीं है। और बहुत ही ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे ये बन गया, एक एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी क्या है, रिजिड किसका, लिथोस्फीयर का, ये हमारा हो गया। कितना कितना डेप्थ रहता है इसका, 100 किलोमीटर लगभग, ठीक है। एस्थेनोस्फीयर क्या हो गया, प्रॉपर्टी कैसा रहता है इसका, प्लास्टिक रहता है, 700 किलोमीटर तक ये एक्सटेंड करता है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, 100 to 700 किलोमीटर, ये इंपॉर्टेंट हो गया। फिर यहाँ पर मेसोस्फीयर का क्या हो गया, 700 किलोमीटर से लेके 2800 to 885 किलोमीटर तक हो गया। तो इसका प्रॉपर्टी कैसा रहता है, रिजिड रहता है, ठीक है। प्रॉपर्टी बेसिस से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर आउटर कोर, आउटर कोर जो है हमारा, उसका प्रॉपर्टी क्या रहता है, लिक्विड। और आउटर कोर कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है, 2885 किलोमीटर टू 3220 किलोमीटर, सॉरी माइल, जो कि इस किलोमीटर में कन्वर्ट करने पे 5155 किलोमीटर हो जाते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका प्रॉपर्टी क्या है, लिक्विड है, याद रखिएगा। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और फिर आउटर कोर, फिर इनर कोर आ गया। इनर कोर में हमारा कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है, 3200 माइल टू हमारा 6371 किलोमीटर तक, ठीक है। 6371 किलोमीटर तक ये हमारा एक्सटेंड करता है। तो ये जो कॉम्पोजिशन है इसका आप देख सकते हैं, इसे आप पढ़े ही होंगे। आयरन, मैग्नीशियम, ठीक है, FeMg इसमें मेनली प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। सिलिकेट कॉम्पोजिशन इसका रहता है। इसमें निकल, आयरन एंड सल्फर, NiFe, नाइफ, इस टाइप का पढ़े ही होंगे आप। निकल, आयरन, ठीक है। और ये भी हो गया हमारा क्रस्ट, मेंटल, कोर, कहाँ से क्या क्या है ये सब। तो ये बेसिकली आपको इसमें से बहुत सारे इसमें क्वेश्चन बन जाते हैं जो आप इसमें से पढ़ सकते हैं अगर आपसे अच्छे से पढ़ना है तो इसमें वैसा इसमें कुछ खास दिया नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बस बता दे रहा हूँ। हाँ, तो हाईएस्ट डेंसिटी मिनरल, हाईएस्ट डेंसिटी मिनरल जो हमारा होता है वो अर्थ के सेंटर में पाया जाता है, और लोएस्ट डेंसिटी मिनरल जो है वो अर्थ के सरफेस से पाया जाता है, ठीक है। ये फैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। तो डेंसिटी स्ट्रैटिफिकेशन क्या है, विच अकर्स बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल सेपरेशन, ठीक है। द हाईएस्ट डेंसिटी मटेरियल्स क्या क्या हैं, प्राइमरली आयरन एंड निकल ही होंगे, कंसनट्रेटेड इन द कोर, जैसे हम देख सकते हैं। और फिर वैसे ही अगर लोअर डेंसिटी देखा जाए तो हमारा ये सब सिलिका मटेरियल्स जो होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे मेनली अर्थ के सरफेस से प्रेजेंट रहते हैं। फिर अब हम आ जाते हैं अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर पे। अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर इसे आप देख सकते हैं, यही से जो पढ़ाया मैं आपको, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे प्लीज़ इग्नोर मत कीजिएगा और इसे अच्छे से पढ़िएगा। याद रखनी, बहुत सारे इसमें क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें से, ठीक है। और फिर अगर हम आगे देखें तो लेट्स सी एंड स्टार्ट। ओके, लार्जेस्ट वॉल्यूम, लार्जेस्ट वॉल्यूम की अगर हम बात करें, ठीक है, तो किसका होगा, कौन से इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ऐसे ये क्रस्ट, मेंटल, कोर ये हो गया। तो सबसे लार्जेस्ट वॉल्यूम जो होता है वो हमारा होता है मेंटल का, याद रखिएगा। लार्जेस्ट वॉल्यूम किसका होता है, मेंटल का, जो एक्सटेंड्स अप टू 2885 किलोमीटर। और ये आयरन और निकल से बना रहता है, इसे याद रखिएगा। आयरन सॉरी ये हाई डेंसिटी आयरन और मैग्नीशियम, आयरन मैग्नीशियम से।
और फिर कोर जो होता है हमारा आयरन निकल से बने रहता है, ठीक है। फिर एस्थेनोस्फीयर एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक करता है, वो किस गैस का प्रॉपर्टी क्या है, कैसा क्या है, वो सब उसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। वो सब पूरा अच्छे से याद रखिएगा। बीनीथ द लिथोस्फीयर इज द एस्थेनोस्फीयर, ये इंपॉर्टेंट है। द एस्थेनोस्फीयर इज प्लास्टिक, देख रहे हैं, ये सब इसमें दिया हुआ है, आपको सब इसमें से याद करना है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम अबाउट 100 किलोमीटर to 700 kilometer below the surface, which is the base of the upper mantle, and this depth is hot enough to partially melt portion of most rocks. हाँ, तो इससे हम अच्छे से पता कर सकते हैं कि हमारा हाउ डू नो द इंटरनल स्ट्रक्चर अर्थ, ये पता कर सकते हैं हम बाय एनालाइजिंग अर्थक्वेक। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इज डिटरमाइंड बाय एनालाइजिंग अर्थक्वेक नेट सेंड वाइब्रेशन थ्रू द डीप इंटीरियर ऑफ अ प्लैनेट। दिस वाइब्रेशन आर कॉल्ड सिस्मिक वेव्स विच चेंज देयर speed and are bent and reflected as they move through zones having different properties. और हाँ, मेरे लिए एक तो इम्पोर्टेंट है कि सिस्मिक वेव्स जो है ट्रैवल मोर स्लोली थ्रू एरिया ऑफ वाटर रॉक एंड स्पीड ऑफ थ्रू कोल्डर रॉक। ओके फाइन, लेट्स स्टार्ट पेज नंबर 24 चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू प्लानट अर्थ। बताइए सब लोग, तो ये पेज भी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, फिर ओशनिक क्रस्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है। पूरा अच्छे से इसे गौर फरमाइएगा आप। तो ओशनिक क्रस्ट, इसमें अगर हम देखें तो ये हम देखेंगे, ये पार्ट ये सब जो है इसका मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब देख लीजिएगा। तो ओशनिक क्रस्ट कॉम्पोज्ड ऑफ इग्नियस रॉक बेसाल्ट्स, ठीक है, इग्नियस रॉक बेसाल्ट्स, ठीक है। ओशनिक रॉक ये डार्क कलर के होते हैं, इनका हाई डेंसिटी होता है, हाई डेंसिटी कितना 3 ग्राम पर सीसी, ठीक है। और इनका एवरेज थिकनेस कितना होता है 8 किलोमीटर, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। फिर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये क्या है, कॉम्पोज ऑफ इग्नियस रॉक ग्रेनाइट, कौन से रॉक से बने हैं, ग्रेनाइट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है। ओशनिक क्रस्ट का बता दिया अभी, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है उसका क्या है कंपोजिशन, इग्नियस रॉक, कौन सी इग्नियस रॉक से बने हैं, ग्रेनाइट। ये लाइट कलर के होते हैं, ग्रेनाइट हमारा लाइट कलर का होता है, पता ही है। और इनका डेंसिटी जो होता है 2.7 ग्राम पर सीसी। इनका एवरेज थिकनेस जो होता है वो 35 किलोमीटर है, कहाँ पर, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट अबाउट 35 किलोमीटर बट मे रीच मैक्सिमम ऑफ 60 किलोमीटर बीनीथ द हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो गया। नो मैटर विच टाइप ऑफ क्रस्ट इज एट द सरफेस इट इज़ ऑल पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर, ठीक है। ये भी लाइट इंपॉर्टेंट है, ये हो गया हमारा। और फिर इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल, ये हमारा देख लीजिए। इनर कोर कैसा रहता है, किस फॉर्म में रहेगा, रिजिड, ठीक है, रिजिड। आउटर कोर लिक्विड, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आउटर कोर किस फॉर्म, प्रॉपर्टीज़ का क्या है, लिक्विड। मेंटल, फिर हमारा मेंटल जो है ये मिडिल और अपर मेंटल जो हो गया हमारा क्या पार्ट है, से अपर मेंटल हो गया, ठीक है। सपोज अपर मेंटल, ठीक है, अपर, मिडिल और लोअर देख लेते हैं। ये हमारे पार्ट है मेंटल के, अपर मेंटल, मिडिल मेंटल, लोअर मेंटल। तो अपर मेंटल जो हमारा हो गया ना, वो कौन सा पार्ट है, प्लास्टिक है, उसका कैसा है, प्लास्टिक फॉर्म है। और मिडिल और लोअर मेंटल जो है ना, ये कैसा है, रिजिड है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है। बीनीथ द लिथोस्फीयर द प्लास्टिक एस्थेनोस्फीयर एक्सटेंड्स टू ए डेप्थ ऑफ 700 किलोमीटर्स, ठीक है। द रिजिड लिथोस्फीयर इंक्लूड्स द क्रस्ट प्लस द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल टू ए डेप्थ ऑफ अबाउट 100 किलोमीटर। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये लाइन, इसे भी याद रखिएगा। बाकी फिर हम आगे बढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट। एस्थेनोस्फीयर, यहाँ पर हम आगे थे ना, एस्थेनोस्फीयर इलेक्ट्रिक हॉट प्लास्टिक रीजन बीनीथ द लिथोस्फीयर, ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है, क्या होता है, कैसा है, तो ये सब आप देख लीजिएगा। फिर और अगर हम देखें ये लाइन, ये सब जो दिख रहा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर, वाटर का डेंसिटी कितना होता है, व्हाट इज डेंसिटी ऑफ 1 ग्राम पर सीसी। थस बेसाल्ट विथ a density of 3 gram per cc is 3 times denser than water. At surface, continental crust is often covered by a relatively thin layer of surface sediments. Below this, granite can be found. Substances that have high viscosity, जो substance का हमारा high viscosity होते हैं, a high resistance to flow. विस्कोसिटी मतलब ज़्यादा रेजिस्ट, मतलब फ्लो जल्दी से करेगा, ठीक है। इंक्लूड जैसे टूथपेस्ट, हनी टार, ठीक है। विस्कस, बहुत ही मुश्किल से फ्लो करेगी, जैसे हनी को गिरा दो कैसा क्या होगा फ्लो, धीरे 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 धीरे। फिर वही वाटर का देखें तो लो विस्कोसिटी है, थर्र करके गिर जाएगा, हो गया। तो ये है बस। फिर नोट डेट अ सब्सटेंस विस्कोसिटी ऑफन चेंजेस विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ हमारा विस्कोसिटी भी चेंज होता है। कैसे, अगर हम हनी को गर्म करते हैं ना तो वो इजीली मूव करने, बहुत ही स्पीड मूव करने लगेगा,
और वाटर कर दो तो उड़ जाएगा। ये हो गया हमारा। और फिर ये पेज में ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ओशनोग्राफी बुक में जो है इतना है ना ट्रोजिलोथर्मन का, इसमें जितना भी टेबल प्रेजेंट है मोस्टली इंपॉर्टेंट रहते हैं, मोस्टली हर एक टेबल इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये टेबल पहला टेबल है आपका बुक का। तो अच्छे से शुरुआत करते हैं। चलिए, ओशनिक क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जो जो बताया हूँ मैं आपको ना वो सब इसमें दिया हुआ है। ठीक है, इसका ओशनिक क्रस्ट का रॉक टाइप कैसा है, बसाल्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का ग्रेनाइट। सारे बसाल्ट जो है डार्क कलर इग्नियस रॉक है, ग्रेनाइट जो है लाइट कलर इग्नियस रॉक है। इसका डेंसिटी 3.7। ठीक है, एवरेज थिकनेस का 8 और इसका 35 किलोमीटर, 260 किलोमीटर वेरी भी कर सकता है। ठीक है, तो ये हम पढ़ चुके। बाकी अभी आगे देखते हैं क्या है आइसोस्टेसी। आइसोस्टेसी के बारे में आगे पढ़ेंगे, अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो फिलहाल जो कुछ पॉइंट इसमें हैं जो इम्पोर्टेंट है, जैसे मोस्ट रिसेंट आइस एज, ये आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, मोस्ट रिसेंट आइस एज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे पूरा अच्छे से अंडरलाइन डबल स्टार मान लीजिए। विच अकर ड्यूरिंग द लिस्टोसिन इपॉक, ये पूरा लाइन जितना बोल रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिटवीन अबाउट 1.8 मिलियन एंड 10,000 ईयर्स अगो। ठीक है, तो मोस्ट रिसेंट आइस एज पूछा जाए तो कब हुआ था, लगभग 10,000 साल पहले बोलेगा। विच अकर ड्यूरिंग द लिस्टोसिन इपॉक बिटवीन अबाउट 1.8 मिलियन 10,000 ईयर्स अगो। मैसिव ice sheets alternately covered exposed northern regions such as Scandinavia and northern Canada। ये हो गया हमारा। बाकी ये लाइन इंपॉर्टेंट है इतना। ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिसेंट आइस एज। ठीक है, ओके। अभी ओशनिक क्रस्ट इज डेंसर देन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। एक बात बताइए, कौन सा क्रस्ट डेंस होगा, ओशनिक क्रस्ट डेंस होगा ज़्यादा या हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होगा? तो होता है ओशनिक क्रस्ट जो है ये हमारा डेंसर है एज कंपेरिजन टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, याद रखिएगा। हाउएवर सो ओशनिक क्रस्ट फ्लोट्स लोअर इन द मेंटल बिकॉज ऑफ द आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट। ठीक है, ये लाइन भी इम्पोर्टेंट है। ये सब दिया हुआ है आपका, इसमें से देख लीजिएगा। ओके, ये यहीं पर दिया हुआ है, ओशनिक क्रस्ट इज डेंसर देन, यहाँ पर ये सब दिया हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, मैंने इसे आपको बता दिया। क्या, ओशनिक क्रस्ट is denser than continental crust, however so oceanic crust floats low in the mantle because of the isostatic adjustment। okay, फिर continents isostatically adjust themselves by moving vertically, they are not fixed at one position on earth। continent एक जगह फिक्स होते नहीं हैं। so nebula, but those particles were blown out to space by the sun's solar wind। After that, a second atmosphere was most likely expelled from inside Earth by a process called outgassing। During the period of density stratification, the lowest density mineral contained within Earth was composed of various gases। These gases rose to the surface and expelled to from early Earth atmosphere। ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। हाँ, और ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि अर्थ फर्स्ट एटमॉस्फेयर क्या था, अर्थ बता सकते हैं, अर्थ फर्स्ट एटमॉस्फेयर क्या है, वाज बेसिकली सम अराउंड 4.6 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, तो वो था हाइड्रोजन और हीलियम हमारा। ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम वर द अर्थ फर्स्ट एटमॉस्फेयर, और ये सबसे ज़्यादा एबंडेंट गैसेस थे फाउंड इन द यूनिवर्स एज वेल एज हाइड्रोजन कंपाउंड्स। हाइड्रोजन कंपाउंड जैसे मीथेन और एमोनिया भी सब पाए जाते थे। तो ये सब बात भी आपको याद रखना है। व्हाट वाज द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेरिक गैसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेरिक गैसेस, ये जो एटमॉस्फेरिक गैसेस का कंपोजिशन क्या क्या था। दे आर बिलीव टू बी हैव बीन सिमिलर टू द गैसेस एमिटेड फ्रॉम वोल्कानोज, गीजर्स एंड हॉट स्प्रिंग्स टुडे। आज जो हमारा वोल्कानो, गीजर्स या हॉट स्प्रिंग्स से जो हमारा गैसेस निकलते हैं ना, वही उस टाइम के गैसेस पाने जाते थे, जिसमें मोस्टली वाटर वेपर विथ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड अदर गैसेस। द composition of this early atmosphere was not, however, the same composition as today's atmosphere। The composition of the atmosphere changed over time because of the influence of life and possibly because of changes in the mixing of material in the mantle। फिर origin of earth oceans, हमारे अर्थ के ओशन जो है वो कैसे फॉर्म हुए, ये हमारा देखिए फॉर्मेशन ऑफ अर्थ ओशन बहुत ही अच्छे वे में दिया हुआ है, बहुत ही अच्छे तरीके में दिया हुआ है, तो आप इसे देख सकते हैं।
कैसे है, वाटर वेपर एंड अदर गैसेस, अर्ली अर्थ इन अर्ली हिस्ट्री, ये सब देख लीजिएगा डायग्राम, बहुत अच्छे से दिया हुआ है। वेब नेशन, इसको स्कैन करके आप देख लीजिए, बहुत ही अच्छे वे में दिया हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ ओशन। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ओरिजिनली अर्थ हैड नो ओशंस, ठीक है, द ओशंस एंड एटमोसफियर केम फ्रॉम इनसाइड अर्थ एज रिजल्ट ऑफ आउटगेसिंग एंड वर प्रेजेंट बाय एटलीस्ट 4 बिलियन ईयर्स अगो। ये डेट याद रखिएगा, लगभग 4 बिलियन से अगो पे हमें पानी मिलना स्टार्ट हुआ, लगभग हिसाब से ओशन। और फिर हमारा आ जाता है ओरिजिन ऑफ अर्थ ओशंस। तो आउटगेसिंग यहाँ पर हो चुका था हमारा, रिलीजियस मोस्टली वाटर वेपर, दिस वाज प्राइमरली सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ इंक्लूडिंग सप्लाइंग द ओशंस विथ वाटर, सोज दैट एज अर्थ कूल, जैसे हमारा अर्थ कूल हुआ तो वाटर वेपर रिलीज टू द एटमोसफियर ड्यूरिंग आउटगेसिंग कंडेंस्ड फेल टू अर्थ एंड एक्यूमुलेटेड इन लो एरिया। Evidence suggests that by at least 4 billion years ago, most of the water vapor from outgassing had accumulated to form the first permanent oceans on Earth। ये लाइन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इतना है ना, इसमें लगभग सब इम्पोर्टेंट ही है, फिर भी पढ़ना पड़ेगा आपको। Recent research, however, suggests that not all water came from inside Earth। सारे पानी जो हैं हमारे इनसाइड अर्थ से नहीं आए हैं। कॉमेट्स विच आर कंपोज्ड अबाउट हाफ वाटर, ठीक है, कॉमेट से हमारा लगभग आधा वाटर, वेर वंस वाइडली हेल्ड टू बी द सोर्स ऑफ अर्थ ओशंस, वहाँ से भी अर्थ ओशन हो सकता है। ड्यूरिंग अर्थ अर्ली डेवलपमेंट, स्पेस डेब्रिस लेफ्ट ओवर फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द सोलर सिस्टम बॉम्बार्डेड द यंग प्लानट एंड देयर कुड हैव बीन प्लेंटी ऑफ वाटर सप्लाई टू अर्थ इन दिस वे, ठीक है, ये भी हो सकते हैं, चांसेस है, हाँ सही बात है। फिर However, spectral analysis of the chemical composition of 3 comets, 3 comets जैसे Halley, Hyakutake and Hale-Bopp during near-Earth passes they made in 1986, 1986 and 1987 respectively, revealed a crucial chemical difference between the hydrogen in comet ice and that in Earth's water, ठीक है, ये भी important है। फिर if similar comets supplied large quantity of water to Earth, much of the Earth's water still exhibit the telltale type of hydrogen identified in these comets। और फिर a comet from the Kuiper belt, ये जो दिख रहा है Kuiper belt, ये भी टर्म इम्पोर्टेंट है, an ice debris disk in the outer solar system that includes Pluto, indicates it does not contain water with nearly the correct type of hydrogen that is found in Earth's water। ये लाइन बेसिकली आप पढ़ लीजिएगा, ऐसे होगा। फिर एस्ट्रॉइड्स, ये क्या होते हैं, रॉकी बॉडीज डेट कंटेन्स आइस, ठीक है, एस्ट्रॉइड्स क्या हैं, लिख लीजिए, रॉकी बॉडीज डेट कंटेन्स आइस एंड ऑर्बिट द सन बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। कौन से प्लैनेट के बीच में हमारा एस्ट्रॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, एस्ट्रॉइड, ये भी हमारा क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, जो कि है हमारा कौन कौन से प्लैनेट, मार्स और जुपिटर के बीच में। ओके, नाउ नेक्स्ट टू मूव टू नेक्स्ट पेज जो कि है 27, और ज़्यादा कुछ है नहीं, इसलिए ज़्यादा आप घबराइए मत, और 5-6 पेज ही है, तो बने रहिए। सो स्टार्ट करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ ओशन सैलिनिटी, ये जो है हमारा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, क्या है, इम्पोर्टेंट, सब कुछ इम्पोर्टेंट है बोल रहा हूँ, लेकिन ये बुक ही इम्पोर्टेंट है, हर चीज़ इसमें से कहीं से कुछ ना कुछ आ जाता है, तो इसलिए अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, द रिलेंटलेस रेनफॉल दैट लैंडेड ऑन अर्थ रॉकी सरफेस डिजॉल्व मेनी एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स एंड कैरिड देम इनटू द न्यूली फॉर्मिंग ओशंस। फिर यहाँ पर ही मैंने आपको, मैं ऐसे ही बता देता हूँ, आप इसको ऐसे अंडरलाइन कर लीजिएगा, ऐसे पढ़ रहा हूँ। हाई कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड कंटेन इन द अर्ली एटमोसफियर। अर्ली एटमोसफियर में हमारे ऐसे बहुत ही ज़्यादा अमाउंट का कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट था, वुड हैव क्रिएटेड अ वेरी एसिडिक रेन, इसकी वजह से हमारा बहुत ज़्यादा एसिडिक रेन हुआ, कैपेबल ऑफ डिजॉल्विंग ग्रेटर अमाउंट ऑफ मिनरल्स इन द क्रस्ट डेट अकर टुडे। फिर वोल्केनिक गैसेस सच एज क्लोरीन बिकेम डिजॉल्व इन द एटमोसफियर, जैसे वोल्केनिक गैसेस जैसे कौन सा, क्लोरीन, वो हमारा एटमोसफियर में डिजॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बेसिकली। हैव द ओशंस ऑलवेज बीन सॉल्टी, क्या ओशन हमेशा से सॉल्टी थे, आर द ओशंस ग्रोइंग मोर और लेस सॉल्टी थ्रू टाइम, ठीक है। तो इसका बेसिकली आंसर क्या होगा, करेंटली देयर इज़ नो इंडिकेशन दैट द रेशियो ऑफ अर्थ वेपर टू लिक्विड फ्लोरिड आयन हैज फ्लक्चुएटेड थ्रू आउट जियोलॉजिकल टाइम
सो इट कैन रिजनली कंक्लूड दैट ओशन सैलिनिटी हैज़ बीन रिलेटिवली कांस्टेंट थ्रू टाइम। ये क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, मतलब स्टेटमेंट वाइज में दे देगा। क्या ओशन का सॉल्टी हमेशा चेंज हो रहा है? नहीं, ये हमेशा से नहीं चेंज होता है, ये हमेशा कांस्टेंट है, कांस्टेंट थ्रू टाइम है। तो ये बेसिकली भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये बात भी। डिड लाइफ बिगिन इन ओशंस? यस, यस, ये तो सबको पता है। ओके, डिड लाइफ बिगिन्स इन ओशन? यस, ये हो सकता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और फिर इसमें आ जाता है अल्टरनेटिवली, यहाँ पर ही जैसे पढ़िएगा, लाइफ में बी ओरिजिनेटेड अराउंड हाइड्रोथर्मल वेंट्स, हॉट स्प्रिंग्स ऑन द डीप ओशन फ्लोर। फिर यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये हो जाता है हमारा, दिख रहा है यहाँ तक। फिर अर्लीस्ट नोन लाइफ फ्रॉम वेयर प्रिमिटिव बैक्टीरिया डेट लिव इन सी फ्लोर रॉक्स अबाउट 3.5 billion years ago. According to fossil records on Earth, the earliest known life forms were primitive bacteria. क्या था? Primitive bacteria that lived in ocean floor rocks about 3.5 billion years ago. ठीक है, ये भी एक तो इम्पोर्टेंट है। फिर यहाँ पर आ जाता है हमारा ओजोन, ओजोन के बारे में। तो ओजोन का जो स्मेल है कैसा होता है? पंचेंट, इरिटेटिंग ऑर्डर, स्मेल बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होता है। फिर ओजोन गेट्स इस नेम, कहाँ से उसे मिला? बिकॉज ऑफ पंचेंट इरिटेटिंग ऑर्डर। ये हो गया। फिर हमारा आ जाएगा, तो हो गया लगभग इसका ख़त्म। द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन टू लाइफ, ये भी लगभग ख़त्म, ये इम्पोर्टेंट है नहीं उतना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अ न्यू पेज, पेज नंबर 28। ओके फाइन। तो इसमें हमारे इम्पोर्टेंट क्या है? पेज यहाँ से देखिए, यहाँ से इम्पोर्टेंट है हमारा ये, द अर्ली एटमोसफियर प्रोबेबली कंटेन लार्ज परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्मॉल परसेंट ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन एंड अमोनिया, बट वेरी लिटिल फ्री ऑक्सीजन। तो फ्री ऑक्सीजन यहाँ प्रेजेंट नहीं थे, ठीक है। ऑक्सीजन डेट इज नॉट केमिकली बॉन्डेड टू अदर एटम्स। वाई वॉज देयर सो लिटिल फ्री ऑक्सीजन इन द अर्ली एटमोसफियर? वाई, क्यों क्यों क्यों? तो क्यों था? ऑक्सीजन में वेल हैव बीन आउटगैस्ड, बट ऑक्सीजन एंड आयरन हैव अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर ईच अदर। ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन में भी आउटगैस्ट हो सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन आयरन जो है इनका एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जी संबंध है, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी। एज रिजल्ट आयरन इन अर्थ अर्ली क्रस्ट would have reacted with the outcast oxygen, immediately removing it from the atmosphere. Without oxygen in early Earth atmosphere, moreover, there would have been no ozone layer to block most of the sun's UV radiation. The lack of protective ozone a protective ozone layer may in fact have played a crucial role in several of life's most important development milestones. तो ये हमारा लाइन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। और फिर ये जो स्टैनली मिलर एक्सपेरिमेंट, इसके बारे में पढ़ेंगे, कैसे वो क्या किया था। ये स्टैनली मिलर भाई है अपना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टैनली मिलर एक्सपेरिमेंट, तो ये मेनली किस चीज़ का मिक्सचर, क्या क्या मिक्स किया था, इसको सिंपली बता देता हूँ। स्टैनली मिलर एक्सपेरिमेंट क्या था? इसमें हमारा CO2, मीथेन, अमोनिया, NH4, ठीक है, NH4, हाइड्रोजन, फिर वाटर, ठीक है, ये सब अमाउंट कंपोनेंट्स ऑफ अर्ली अर्थ एटमॉस्फेयर और ओशन, ये सब थे हमारे। तो ये सब क्या किया ना, इसे यूवी लाइट के द्वारा पास किया और फिर वहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल स्पार्क किया, जिसके वजह से वो जो मिक्सचर थे ये सब का, वो क्या हो गए? मिक्सचर टर्न पिंक, वो पिंक कलर में कन्वर्ट हो गए। ठीक, एंड ऑफ फर्स्ट डे, फिर यहाँ पर ही पहला दिन ख़त्म हो गया एक्सपेरिमेंट कर। फिर कुछ दिन बाद, फिर एक हफ्ते बाद लगभग वो देखता है कि वही मिक्सचर जो पिंक हुए थे वो अब हमारा डीप मडी ब्राउन में कन्वर्ट हो गए हैं, डीप मडी ब्राउन में कन्वर्ट हो गए हैं। तो ये मेनली हमारा इससे पता चला और यही हमारा था। तो इसका एक्सपेरिमेंट किया था ये, इसे आप पढ़ लीजिएगा। फिर अब आते हैं इधर, तो यहाँ पर ही आ जाता है ऑन अर्ली अर्थ द मिक्सचर was energized by lightning, cosmic rays and the planet's own internal heat and is thought to have created life precursor molecules about 4 billion years ago। ये हमारा हो गया। फिर इवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन क्या होते हैं ये आपको जानना पड़ेगा। तो इसके लिए नीचे आइए और इसको पढ़िए। ओके।
लेट्स स्टार्ट। तो द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन स्टेट्स दैट, क्या है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ये भी आ जाते हैं। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कैसा क्वेश्चन है कि क्या होता है ये। स्टेट्स दैट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स अडॉप्ट एंड चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम causing descendants of to differ morphologically and physiologically from their ancestors। मतलब वो अडाप्ट हो रहे हैं, अपने आप को चेंज कर रहे हैं, जैसे उनके एंसेस्टर से अलग हो रहे हैं। इससे पहले हम बंदर थे बोला जाता है, तो उससे हम अडाप्ट कर करके धीरे धीरे चेंज हुए, सभी सब वही सब थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है। तो ये तो पता ही है। इवोल्यूशन इज़ द प्रोसेस बाय विच वेरियस स्पीसीज हैव बीन एबल टू इनहेबिट इन इंक्रीजिंग न्यूमरस एनवायरनमेंट्स ऑन अर्थ। ये हमारा हो गया। फिर और एक क्वेश्चन आ सकता है, वेरी अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ वर प्रोबेबली ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है ना, वेरी अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ वर प्रोबेबली हेटरोट्रॉप्स। पहले हेटरोट्रॉप्स थे, फिर उसके बाद जाकर ऑटोट्रॉप्स बने हैं, ये बात याद रखिएगा। फर्स्ट ऑटोट्रॉप्स वर प्रोबेबली सिमिलर टू प्रेजेंट डे एनएरोबिक। एनएरोबिक क्या होता है? एन मतलब विदाउट, एरोबिक मतलब एयर, विदाउट एयर बैक्टीरिया जो प्रेजेंट करते हैं, विच लिव विदाउट एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। They may have been able to derive energy from inorganic compounds at deeper water hydrothermal band using a process called chemosynthesis। ये हमारा एक इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और फिर ये लाइन भी यहाँ से इम्पोर्टेंट है हमारा। In fact, the detection of microbes deep within the ocean crust as well as discovery of 3.2 billion year old microfossils of bacteria from deep water marine rocks support the idea of a life origin on the deep ocean floor in the absence of light। यहाँ पर ही हमारा ये लाइन इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली यहाँ से यहाँ इतना इम्पोर्टेंट है। और फिर अगर हम देखें इसमें, तो इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है, इसमें भी कुछ कुछ इम्पोर्टेंट है। क्या थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन हमारा कौन दिए हैं, कौन दिया है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिए हैं चार्ल्स डार्विन। डार्विन नाम का व्यक्ति था वो हमारा, क्या दिए हैं, हाँ। तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन अगर पूछा जाए, कोई अगर पूछ ले थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आते हैं, तो कौन किसको क्या किया है, हमारे चार्ल्स डार्विन। ओके फिनिश। ये यहाँ पर ही लिखा हुआ है, देख लीजिए। बाय नेचुरल सिलेक्शन विच ही रिफर टू एज कॉमन डिसेंडेंट विथ मॉडिफिकेशन। हाँ, यहाँ पर हो गया। तो कैसे क्या किए थे, कहाँ सा अलग अलग मतलब ये कॉन्टिनेंट में इसका फॉसिल इसमें मिल रहा था, इसका फॉसिल इसमें मिल रहा था, तो वही सब यहाँ से कनेक्ट करके कुछ कुछ बताया था थ्योरी कैसे इवॉल्व हुए हैं, क्या हुए हैं बोल के। तो वो उतना खास इंपॉर्टेंट तो है नहीं अभी ओशनोग्राफी पर्सपेक्टिव से, वो हमारा पैलियोंटोलॉजी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वहाँ पर ही हमारा फिर से पढ़ना है, तो उसे हम स्किप करते हैं फ़िलहाल। और यहाँ पर ही देखते हैं कि अर्थ एटमोसफियर बिकम ऑक्सीजन रिच। अर्थ एटमोसफियर जो हमारा ऑक्सीजन रिच कब हुआ था पता है? लगभग 2.45 बिलियन ईयर साल पहले अर्थ एटमॉस्फेयर बिकम ऑक्सीजन रिच। ठीक है, एंड ऑल्सो कॉल्ड द ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट। ठीक है, तो ये लाइन ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट जो है ना, मार्क कर लो भाई, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अर्थ एटमॉस्फेयर बिकम ऑक्सीजन रिच अबाउट 2.45 बिलियन ईयर्स अगो, जिसे हम ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट भी बोलते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। और फिर देखो भाई, दिया है ना ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट 2.45 बिलियन ईयर्स अगो। ओके, सो ये हमारा है। तो यहाँ पर ये और भी बहुत कुछ है जिसे हमें पढ़ना है, और यहाँ भी इम्पोर्टेंट है, ये लाइन इम्पोर्टेंट है, इससे आप मार्क कर लीजिएगा। यहाँ पर इतना इम्पोर्टेंट है, फिर यहाँ से इम्पोर्टेंट है, तो देख लेते हैं क्या है, पढ़ ही लेते हैं अब एक साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ओल्डेस्ट फॉसिलाइज्ड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर प्रिमिटिव फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ओल्डेस्ट फॉसिलाइज्ड, पहले जो ओल्डेस्ट फॉसिलाइज्ड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म थे वो कैसा थे? प्रिमिटिव फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया recovered from rocks formed on the sea floor about 3.5 billion years ago. However, the oldest rock containing iron oxide, an indicator of an oxygen-rich atmosphere, did not appear until about 2.45 billion years ago. तो इससे क्या पता चला? This indicates that photosynthetic organism needed about a billion years to develop and begin producing abundant free oxygen in the atmosphere. और फिर अलग पॉसिबल सिनेरियो ये हो सकता है
कि लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रीच आयरन सेंक टू द बेस ऑफ द मेंटल वेयर इट वाज हीटेड, जहाँ पर वो हीट हुआ बाय द कोर एंड सब्सिक्वेंटली रोज एज ए प्लूम टू द ओशन फ्लोर, रिलीजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउटगेसिंग अबाउट 2.5 बिलियन ईयर्स अगो। ये हो गया। फिर अभी हमारा है इसमें अर्थ एटमोसफियर बिकम ऑक्सीजन रीच अबाउट 2.45 बिलियन अगो, जिसे हम ग्रेट ऑक्सीजन स्टेटमेंट बोलते हैं, ये तो इंपॉर्टेंट है। एंड फंडामेंटली चेंज अर्थ एबिलिटी टू सपोर्ट लाइफ, ये हमारा हो गया। फिर इन एडिशन अगर हम देखें तो ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज़ हाईली रिएक्टिव विथ ऑर्गेनिक मैटर। ऑक्सीजन हमारा लाइट के साथ मिल जाता है तो ऑर्गेनिक मैटर के साथ हाईली रिएक्टिव हो जाते हैं। फिर जब हमारा एनारोबिक बैक्टीरिया ऑक्सीजन में एक्सपोज होते हैं और लाइट से एक्सपोज होते हैं तो वो इंस्टेंटली मर जाते हैं, क्योंकि एनारोबिक है, विदाउट एयर लिविंग वाले हैं तो मिलेगा ऑक्सीजन तो मरेंगे ना। तो बाय 1.8 लगभग फिर 1.8 बिलियन से पहले द एटमोसफियर ऑक्सीजन कंटेंट हैड इंक्रीज टू सच ए हाई लेवल दैट इट बिगेन कॉजिंग द एक्सटिंक्शन ऑफ मेनी एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पढ़ लीजिएगा। ये हो गया, पेज ख़त्म। फिर इसमें आते हैं, हार नहीं मानने का बस, और 2-3 पेज बचा हुआ है, 2-3 पेज, 32 पेज पे आ गए हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फोटोसिंथेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रांसफॉर्म प्लांट बाय कैप्चरिंग द एनर्जी ऑफ द सन टू मेक फूड एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट हो गया, इसे आप लिख लीजिए। फिर और हाँ, यहाँ पर एक एग्जांपल है, देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल है ना, क्या है, फॉर एग्जांपल ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे हम साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी को क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया। ये हो गया। एडाप्टेड टू एंड थ्राइव इन दिस न्यू ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट, इन डूइंग सो दे अल्टर्ड द कंपोजिशन ऑफ द एटमोसफियर। चेंज टू अर्थ एटमोसफियर, अर्थ एटमोसफियर के साथ जो चेंज हो रहे हैं हमारे भाई साहब तो नहीं, कीड़े मकोड़े फिलहाल। हाँ तो हाउ ओल्ड इज अर्थ, हमारा अर्थ जो है वो कितना पुराना है, पुराना तो है, कितना पुराना है, देख रहे हो। तो द ओल्डेस्ट नॉन रॉक्स ऑन अर्थ, अर्थ में जो सबसे ओल्डेस्ट रॉक पाया जाता है वो कितना साल पुराना है पता है, 4.3 बिलियन ईयर्स ओल्ड। एंड द ओल्डेस्ट नॉन क्रिस्टल्स विद इन टेरेस्ट्रियल रॉक्स हैव बीन डेटेड अप टू, ठीक है, वो है 4.4 बिलियन ईयर्स ओल्ड, ठीक है। क्या, ओल्डेस्ट नॉन क्रिस्टल्स विद इन टेरेस्ट्रियल रॉक्स, टेरेस्ट्रियल रॉक के अंदर हमारा जो, ठीक है, वो हमारा जो क्रिस्टल्स प्रेजेंट है ना, वो बताया जा रहा है, क्रिस्टल्स 4.4 बिलियन ईयर्स अगो है। और ओल्डेस्ट रॉक ऑन अर्थ भी जो है 4.3 बिलियन ईयर्स अगो है। और फिर हमें इससे ये पता चलता है, फिर देखो यहाँ पर एक तो इम्पोर्टेंट आ जाता है हमारा यूरेनियम, ये याद रखिएगा, ये यूरेनियम 235 डीके इंटू लीड 207 एट द रेट वेयर 1/2 ऑफ द एटम्स टर्न इंटू लीड एवरी 704 मिलियन ईयर्स, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। और फिर रेडियोमेट्री एज डेटिंग हो गया, ये सब के बारे में हम जियो केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बाकी ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ये लाइन आती रहता है हमेशा, कि यूरेनियम 235 किस में डीके होता है, तो लीड 207 में डीके होता है, ठीक है, एवरी 704 मिलियन ईयर्स पे। फिर हमारा ये हो गया। फिर अब लेट्स सी, हाँ तो बेसिकली इसमें हम क्या देखें, याद है, तो बेसिकली इसमें हम देख लेते हैं, पहले और एक बार ये कर लेते हैं। यूरेनियम 235 डिकेज टू लीड 207, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा अर्थ का एज कितना है, 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड। पहले हमारा यूरेनियम पूरा फुल था, फिर उसका आधा हो गया, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा, फिर लास्ट में हमारा 6 हाफ लाइफ के बाद हमारा जाके यूरेनियम पूरे लीड में जाके कन्वर्ट हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। और ये पेज में हमारा ये इंपॉर्टेंट है कि अब जाके इसे स्कैन कर लिख के देख लीजिएगा, और बहुत ही अच्छे वेब एनिमेशन में यहाँ पर ही दिखा देगा आपको डीके किस फॉर्म पे हो रहा है। तो ये हो गया, बाकी इस पेज में और कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, और एक द ओल्डेस्ट नॉन रॉक्स ऑन अर्थ कितना था, 4.3 बिलियन से ओल्ड थे। और जो ओल्डेस्ट नॉन क्रिस्टल्स
विद इन टेरेस्ट्रियल रॉक्स हैव बीन डेटेड अप टू 4.4 बिलियन ईयर्स ओल्ड। ठीक है, टेरेस्ट्रियल रॉक्स के अंदर हमारा जो क्रिस्टल्स प्रेजेंट हुए वो हमारा 4.4 बिलियन ईयर्स ओल्ड के हैं। और फिर हमारा आ जाता है ये खास कम खास टेबल, जिसमें हम ये सब देख लीजिए। पहले प्री कैम्ब्रियन में क्या क्या आ जाएंगे, हेडियन, आर्कियन, प्रोटोजोइक, ऐसे सब आता है। ओरिजिन ऑफ अर्थ कब हुआ था, 4.6 बिलियन ईयर्स को, ऐसे पूरा स्टार्टिंग से दिया हुआ है। ठीक है, फिर फेनोजोइक यहाँ से हमारा फिर इसमें ये सब में आ जाता है। फिर प्री कैम्ब्रियन और प्रोटोजोइक, फिर पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सिनोजोइक, ऐसे भी हमारे आते हैं ना कि मेसोजोइक का एज डिफरेंस कितना था। ठीक है, तो आप इसको और इसको माइनस कर दीजिए, 252 माइनस 65.5, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और फिर कार्बोनिफेरस, ये पेनिसिलिवियन, मिसिसिपियन, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे ये सब कब कब डोमिनेंट हुए थे, ट्राइलोबाइट्स डोमिनेंट, फर्स्ट फिश कब था, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म विद सेल्स, ये सब जो दिया हुआ है इंपॉर्टेंट रहता है। बाकी स्ट्रेटिग्राफी में और भी बहुत सारा कुछ है, तो वहाँ पर आपको कवर हो जाएगा। तो ये सब जितना दिख रहा है तो आपको इस बेसिस पे आपको पढ़ना है। ठीक है, तो यही है हमारा लास्ट, और चैप्टर 1 ख़त्म, और हम 30 डेज़ में जैसे भी करें कंप्लीट करेंगे। बाकी अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कुछ डाउट है या और कुछ आपको ऐड चाहिए तो कमेंट में आप कर सकते हैं। बाकी थैंक यू वेरी मच।